पढ़ा घर जाके, सवाल देखे, कुछ समझ आया कि फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई करेगा। 7 सवाल या 5 सवाल वो पूरे करने हैं, 7 कंसिडरेशन या 5 सवाल हमने उसको एक एक करके पूरा करना है। अच्छा, आप लोगों को आज कैसे पता लगा कि ये वाला कमरा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा वहाँ आ जाए तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज, अरे वाह, हाँ ये मैनेजमेंट वाले तो ज़रा ज़्यादा साइंसी हो गए, ठीक है। और उसके अलावा बाहर से, अच्छा आपने, हाँ असल में अंदर जाके देखा होगा, इतने बच्चे तो MFA पढ़ने नहीं आ सकते, मतलब जो है ना, ये कोई ग्रुप ए का सब्जेक्ट होगा, कोई अमीर सब्जेक्ट होगा। अब बिजनेस लॉ, FR1, टैक्स, ये होते हैं बड़े अमीर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो है ना कॉस्ट तक पहुँचते पहुँचते लोग थोड़ा से परेशान हो जाते हैं, फिर ग्रुप बी तक पहुँचते पहुँचते जो है ना मामला और ख़राब हो जाता है। फिर MFA और ऑडिट तो सबसे आखिरी वाले 2 बुजुर्ग हैं, तो ये 2 बेचारे बड़े गरीब से पेपर्स होते हैं। तो खैर 2 चैप्टर आज का टारगेट है, एक इकॉनमी पे हमने बात करनी है और एक सोशल फैक्टर्स पे बात करनी है। पेस्टल, PESTEL। लेकिन हमारी किताब ने जो एनालिसिस बताया दैट वाज स्लैप्ड एनालिसिस, जिसमें एक ही गायब था। ये दूसरा ई इकोलॉजिकल के लिए होता है। तो सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल पे चैप्टर 4 और 5 मिला के बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 1 है, इकोनॉमी चैप्टर 2 है, और सोशल और लीगल को जोड़ के उन्होंने चैप्टर नंबर 3 बना दिया है। तो दैट इज़ वो पेस्टल एनालिसिस या स्लैप्ड एनालिसिस जो कि हम लोगों ने देखना है। तो जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द पेस्टल फैक्टर्स क्या हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, लीगल बिजनेस कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन चैप्टर्स को दिल पे नहीं लेना, इनको तेज़ी से पढ़ते जाना है, इनका बस क्रक्स समझते जाना है, इनकी एक स्किमिंग इस लेवल पे कर देनी है कि पेपर में अगर कोई सवाल आए और कोई जेनेरिक सवाल हो तो आप खुद से कर सकें। ज़्यादातर असूलन मैं अगर ICAP का एग्जामिनर हूँगा तो मेरे लिए सबसे आसान बात ये होगी कि मैं एक सवाल बनाऊँ पूरे पेस्टल का, एक सिचुएशन दूँ और कहूँ इसमें से पेस्टल अलग अलग करके बता दो, वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो अलग से बता दो। तो इसी तरह के वो 4 सवाल हैं। जो चैप्टर 6 है जिसमें इन 5 सवालों की प्रैक्टिस है, उसमें इसी तरह की प्रैक्टिस है कि सिनेरियो दे दिया और कहा कि पेस्टल एनालिसिस लगा दें। जो 2 अटैम्प्ट हुई हैं उनमें से एक अटैम्प्ट में इसी तरह का सवाल आया कि उन्होंने सिचुएशन दे दी और कह दिया पेस्टल, यानी कि वो इन सारे चैप्टर्स को मिला के तकरीबन 1 काउंट करते हैं। 7 और 8 में से 7 से लाजमी सवाल आता है, 8 से सवाल आए ना आए, अगर नहीं आएगा तो फिर 7 से 2 सवाल दे देंगे। 9 चूँकि एथिक्स की एक अलग सी बात है तो उसको भी वो कवर कर लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 4 सवाल बनते हैं MFA में, तो एक 7 से, एक 8 से, या 2 7 से, एक 0 8 से, यानी 7 8 से मिला के 2। फिर एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एथिक्स में से आए, और फिर एक जो है वो कंप्लीट पेस्टल में से आए या किसी एक जगह से। किसी एक जगह जाएंगे तो उनको चैप्टर 4 सबसे ज़्यादा नज़र आता है। चैप्टर 4 में IT वाली बातें हैं और रट्टे वाली काफ़ी ज़्यादा बातें हैं। उसके अलावा बाकी तो चैप्टर 1 में ये है कि जी वो किस गवर्नमेंट के दौर में क्या हुआ था, मुशर्रफ जी असल में ना दैट इज़ नॉट बिजनेस जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। असूलन पेस्टल ना एक चैप्टर होना चाहिए जो चैप्टर क्या करे, पॉलिटिक पे 3-4 सफ़े दे, पॉलिटिकल फैक्टर्स को कैसे देखना होता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको इसका क्या मैयर लेने चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, आपको क्या लॉबी ग्रुप्स बनाने चाहिए, किस तरह से चलें। फिर एक पोर्शन हो इकनॉमिक कि हाँ भाई इकनॉमिक के 3-4 फैक्टर्स हैं उनको कैसे कैटर करना चाहिए। तो असूलन ये एक चैप्टर होना चाहिए जिसके 2-2 3-3 सफ़े हों और 10-12 सफ़े में वो पूरा पेस्टल एनालिसिस को कवर कर रहा हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जज्बातियों के उस पर पूरे चैप्टर बना डाले, बट ये भूल गए कि खाली MFA में मैनेजेरियल नहीं है। अगर ये 100 नंबर का पेपर होता तो फिर ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वर्थ रखते। एग्जामिनर जब भी पेपर बनाने बैठता है वो हमारे सिलेबस आउटलाइन और उसको देखता है तो उसे नज़र आता है कि पेस्टल इज़ वन ऑफ द आउटकम ऑफ सिलेबस की 8-10 आउटकम्स में से एक आउटकम है पेस्टल। तो वो उसको ये चैप्टर्स मिला के उसे नज़र आते हैं, यानी कि ये आज की बात नहीं है। ये जब पेपर बना था मैं उस वक्त से रिवीजन क्लास उस वक्त भी करके मैं हमेशा ही कहता था कि साफ नज़र आ रहा है कि इनसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई है, ज़्यादा चैप्टर बना दिए हैं जबकि इतनी तुक नहीं बनती थी।
तो इसलिए इन चैप्टर्स को मैं कह रहा हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा इन पे परेशान नहीं होना, इनको तेज़ी से गुजारना है। जो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो 7, 8 और 9 है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ देने हैं, हमने करने हैं, समझने हैं, लेकिन एक दफ़ा देखते जाना है कि क्या चीज़ें हैं किस तरह से। तो शुरू करते हैं। आपने जब इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने होते हैं तो इस पूरे चैप्टर में मज़े की बात है सिर्फ एक टेबल है जिसमें उन्होंने वो बात की है जो हमें देखनी थी। बाकी अचानक से जज्बाती होके इकोनॉमी के बारे में बताना शुरू कर दिया और इस तरह से करके, और फिर हल्का हल्का सा तबसरा किया है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी और बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर करती है एक्सटर्नल फैक्टर और ओवरऑल वो चीज़ें जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। इकोनॉमिक्स मैक्रो और माइक्रो 2 लेवल पे होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें इंडिविजुअल बिजनेस का जिक्र होता है, एक बिजनेसमैन क्या करेगा, डिमांड एंड सप्लाई क्या होगी, एक फर्म क्या करेगी, एक कंपनी क्या करेगी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ छोटा बिजनेस, कि मैं ये कहूँ कि जी हमारे पास क्या एडमिशन्स होंगे, हमारे पास क्या मामला होगा, हमारे पास किस तरह के मामलात होंगे। तो अगर एक बिज़नेस बैठ के अपने बारे में सोच रहा है, या किसी अकेले बिज़नेस या किसी एक छोटी सी मार्केट या एक छोटे से सेटअप के बारे में सोचें, तो दैट इज़ माइक्रो। मैक्रो इज़ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई। तो मैक्रो में आप ज़रा बड़े लेवल पे देख रहे होते हैं चीज़ों को। तो ऐसे में जो छोटे लेवल की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं कंपेटिटिव एनालिसिस भी होता है। जब हम इस चैप्टर में इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो लेवल के। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट होगा तो हमने क्या करना है। किताब ने यहाँ पे ना बस नहीं की, उन्होंने जब जब जो फैक्टर डिस्कस किया, किसी ना किसी इंटरनेट पे सर्च करके कोई रिपोर्ट उठा के कह दिया कि फलाना रिपोर्ट के तहत सन 2020 या सन 2021 में पाकिस्तान में ये चल रहा है। ऐसा एब्सोल्यूट डाटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो 2-2.5 साल बाद बिल्कुल बेकार हो जाए। तो इस तरह का उन्होंने डाटा बीच में इस्तेमाल किया है, तो हम उसको बस देख के उसको एक नज़र गुजार लेंगे। सिर्फ तजारती खबरों की तरह से इसे सुनना है और दिल पे नहीं लेना। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जब हम बात करते हैं कि इकॉनमी को कैसे मैयर करें, यानी कि किसी से पूछें हाँ भाई इस वक्त इकॉनमी कैसी चल रही हो, कहता है जीडीपी बहुत अच्छा है, कोई कहता है स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रही है, कोई कहता है कि डिवैल्यूएशन हो गई है, कोई कहता है कि फलाना मामला हो गया है, कोई कहता है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मुल्क की इकोनॉमिक्स किस तरह से चल रही है, वो नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर वो फोरकास्ट करते हैं कि इकॉनमी किस स्टेज पे होगी थोड़ा सा आगे, यानी कि इस वक्त फौरी क्या नज़र आ रहा है। ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। ये एक इंडिकेशन देते हैं कि अगले 3 से 12 महीने में आगे चीज़ें किस तरफ जाएंगी, कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं, या आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में इस वक्त रिटर्न्स क्या है, बिजनेस कॉन्फिडेंस क्या है लोगों का, नए ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अचानक से आता है जी टोयोटा ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए, तो एकदम से लोग पैनिक हो जाते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात हो गए कि देखो टोयोटा ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए और अपना प्लांट बंद कर दिया। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो फौरी के नज़र आ रहे हैं कि ये हो गया, बस अगले 3-8-10 महीने में तो बस सब कुछ तबाह है, या अगले 3-8-10 महीने में देखना सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। तो ये फौरी वाले हैं। स्टॉक मार्केट में क्या रिटर्न्स हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस क्या है लोगों का, मनी सप्लाई इस वक्त क्या है। हम कहते हैं जी अचानक से डॉलर की आमदोरफ्त रुक गई है, अचानक से पेट्रोल आना बंद हो गया है, यानी एकदम से पैनिक खबर पहुँच जाती है कि जी डॉलर रुक गया है। जब डॉलर रुक गया है तो सारे परेशान हो जाएंगे। पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई है, पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से सारे टेंशन में आ जाएंगे कि पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई, अब क्या होगा, और सारे के सारे जनाब वहाँ पंप्स पे पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये बात समझ आ रही है। देन कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये क्या बताते हैं कि इवेंट और मैयर्स हैं जो किसी भी वक्त होते हैं, चाहे पीक हो चाहे आप बिल्कुल नीचे जा रहे हो, यानी कि चीज़ें ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, ये कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे होते हैं कि ओवरऑल चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि इससे आपको पता लग जाए कि हम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। यानी इसके बारे में यूज बाय गवर्नमेंट टू असेस एट व्हाट स्टेज इन द साइकिल द इकोनॉमी इज़ इन। इसको देख के आपको पता लगेगा कि आज इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। ये क्या बता रहे थे, थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा सा इमीडिएट फ्यूचर। ये क्या बता रहे हैं, करंट। और उसके बाद ये नीचे वाले बताते हैं कि पीछे हम पे क्या गुजरी, लैगिंग। तो ये करंट है कोइंसिडेंट, ये फ्यूचर है, और ये
पास्ट है। तो करंट सिचुएशन कैसे पता लगेगी? जीडीपी से, एम्प्लॉयमेंट में आज कितने लोग हैं, इंडस्ट्री क्या प्रोडक्शन कर रही है, पर्सनल इनकम्स क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वगैरह की सेल्स कितनी है। तो ये आज के कोइंसिडेंट फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिससे पता लगता है इस वक्त हम कहाँ हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, वो ऊपर वाले फैक्टर से पता लगता है। और हम आज किस पोजीशन पे आ चुके हैं पिछले 3 से 12 महीने की हरकतों की वजह से। जैसे अचानक से कोई कह देता है ना जी डिफ़ॉल्ट इसलिए जी पिछली गवर्नमेंट का कसूर था, जी फलाना इसलिए जी पिछली गवर्नमेंट का कसूर था। यानी जब लोग आके कहते हैं कि आज जो बुराई हो रही है उसका ताल्लुक आज से 7 महीने पीछे के इवेंट से, आज से 10 महीने पीछे के इवेंट का है, तो वो लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। यानी यूज्ड टू असेस वेदर एन इकोनॉमी हैज़ रीच्ड अ पीक और थ्रो, मतलब ये पीक पे या नीचे पहुंची है, ट्रफ पे पहुंची है या पीक पे पहुंची है पिछले 3 से 12 महीने में। इन्फ्लेशन, अब आज अगर इन्फ्लेशन है तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आज इन्फ्लेशन आ गई, पिछले 3 से 12 महीने में कुछ ऐसा होता रहा जिससे आज इन्फ्लेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एवरेज इनकम लोगों की, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्या ये तीनों तरह के फैक्टर समझ आ रहे हैं? देन इकोनॉमिक साइकिल, आपको पता है कि इकोनॉमिक साइकिल ग्रोथ और रिसेशन होती है। मुझे एक अंदाज़ा लगाना है कि आप सब लोगों ने पीआरसी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है? क्या आप लोगों ने कैफ में इकोनॉमिक्स पढ़ी है? क्या आपने एएफसी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है? देयर आर सम पीपल जो कि हादसाती तौर पे इस तरह के साइकिल से गुजरे कि वो जब एएफसी में आए तो वहाँ इकोनॉमिक्स नहीं थी, जब वो कैफ में आए तो कैफ से इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो पीआरसी में, और पीआरसी उन्होंने नहीं पढ़ना था क्योंकि वो एएफसी पास करके आए थे। तो वो वही वाला जिस तरह से कल भी शायद मैंने एक बैच का जिक्र किया था, नहीं शायद आपकी क्लास में नहीं किया था, एक बड़ा खुशनसीब बैच था जिन्होंने एफएससी का भी एक पेपर दिया था कि कोविड आ गया, सारे पेपरों पर उस एक पेपर की एवरेज लग गई। फिर अगला साल आया तो कोविड की वजह से पेपर हो ही नहीं सके, तो पिछले साल की सारी एवरेज अगले साल पे लग गई। तो 1 या 3 पेपर अलग अलग बोर्ड्स के थे, तो उन्होंने 1 या 3 पेपर दिए जिसकी बेस पे उनका पार्ट 1 एफएससी, पार्ट 2 एफएससी वो हुआ। फिर वो आगे आए तो आगे उन्होंने आसान वाला एएफसी किया, मुश्किल वाला पीआरसी नहीं किया। और जैसे ही आगे गए, आई के पीछे पीआरसी ले आया और आगे से 2 पेपर एग्जाम कर दिए। तो हुआ ये कि उन्होंने कोई 2.5-3 साल में मुश्किल से 2 पेपर एफएससी के दिए और 4 पेपर एएफसी के दिए और डायरेक्टली वो कैफ के अंदर आ गए। तो वो उस वक्त ये मसला बना, एक टाइम आएगा कि ये वाला चैप्टर पढ़ाना नहीं पड़ा करेगा। टीचर आके कहेंगे बच्चों इकोनॉमिक्स आती है? जी जी सर आती है, हम खुद पढ़ लेंगे, ख़त्म कहानी। तो इस वक्त टीचर बेचारे मजबूर हैं कि जब तक वो वाली लॉट ख़त्म नहीं हो जाती और वो नए बच्चे जो प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं आ रहे, तो तब तक हमारे ऊपर ये परेशानी है। ग्रोथ और रिसेशन, इकोनॉमिक साइकिल, हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ जाती है। इसको नॉर्मली जो है वो एक इस तरह की डायग्राम से बताया जाता है कि ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यानी कि अगर ये एक नॉर्मल सिचुएशन है ना, तो कभी चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, कभी पीक पे पहुंच जाएंगी, बूम कहते हैं इसे, कभी डिक्लाइन हो रही होंगी और कभी बिल्कुल ही नीचे रिसेशन पे आके फंस गई होंगी। डिप्रेशन, रिसेशन, अलग अलग तरह के नाम है। तो इकोनॉमिक साइकिल इन्होंने बताने की कोशिश की कि जी इकोनॉमिक साइकिल में बेसिकली कभी ग्रोथ होती है, कभी रिसेशन होती है, और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी कोशिश करती है कि इसमें देखे, कोशिश करे, यूनिटी लाए। अभी तक ये नहीं बताया किताब ने कि बिज़नेस क्यों पढ़ रहा है। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमारा कंसर्न ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ये लिखते लिखते इतने जज्बाती हो गए कि ये भूल गए, अपने ट्रैक से हट गए कि हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की किताब से उठा के छापे लगाने शुरू कर दिए। तो इसलिए ना इन चैप्टर्स का मिजाज इस तरह से गलत बन गया है कि ये इसमें काम की बात बड़ी थोड़ी सी रह गई है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे एंड पे चैप्टर की एक टेबल बना हुआ है, उतने से भी करने से तकरीबन पूरा कवर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 और इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। चलें, अब जब बातें चल रही हैं, अब जब मजबूरी है तो सुनते जाएं। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, स्टॉक मार्केट रिटर्न से जो है वो आपको पता लगता है, एक लीडिंग इंडिकेटर है कि आपकी इकॉनमी किस तरफ जा रही है, मुल्क में क्या हालात वाक़यात हैं, चीज़ें किस डायमेंशन में जा रही हैं। आप स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। अब आप कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इक्वल टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक कंपनी 103 रुपये पे ट्रेड हो रही है और पता ये लगा कि उसके आज 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय इतना, तो हमें पता लग गया कि आज इस कंपनी में इतने रुपए की कारोबार हुआ। तो फिर पूरी मार्केट में कितना कारोबार हुआ? पूरी मार्केट के सारे शेयर्स
मल्टीप्लाई बाय उनकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, तो इससे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लग जाती है। इससे नज़र आता है कि इन्वेस्टर स्टॉक के लिए कितना पैसा है। एक कंपनी की बात करें तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अगर पूरे हम उसकी बात करें तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा आप टॉप 30 कंपनियाँ उठाते हैं, कई दफ़ा टॉप 100 कंपनियाँ उठाते हैं, और कई दफ़ा आप एक पूरी मार्केट की कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये उसके बारे में उन्होंने किया है। उन्होंने क्या फुल कैप भी हो सकता है, सारे शेयर्स। फ्री फ्लोट में क्या होता है कि आप कहते हैं कि कंपनियों के जितने शेयर मार्केट में आ सकते हैं। कई दफ़ा कंपनियों के 25% शेयर स्पॉन्सर को ब्लॉक करके अपने पास रखने होते हैं, वो बेच नहीं सकते। हो सकता है 10% आपने प्लेज कराए हुए हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो पता ये लगा कि 35% तो आपके इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो 65% इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फुल कैपिटलाइजेशन में आप सारे शेयर्स की बात करते हैं, और फ्री फ्लोट में उन शेयर्स की बात करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे खास प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, और मैं कहता हूँ आज सारे ही शेयर्स ट्रेड हो जाएं इस कंपनी के, तो इस कंपनी की क्या वर्थ है। एक कंपनी का 103 रुपये का शेयर है और उसके टोटल शेयर कैपिटल 2 करोड़ शेयर्स हैं, तो 2 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई बाय 103, तो इससे हमें उस कंपनी की वर्थ पता लगती है। ये हम क्यों देख रहे हैं, ये किताब नहीं बता पा रही, कोई मतलब नहीं, चलते जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स टॉप 100 कंपनियों का इंडेक्स होगा। ऑल शेयर इंडेक्स सारी कंपनियों का इंडेक्स होता है। फिर KSE 30 इंडेक्स भी होता है, वो अलग से कंसिडर होता है। किताब ने पुरानी जगह से छापा मारा, PSX इंडेक्स होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। पुराने ज़माने में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज होती थी, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो उन्होंने कहा ये 100 इंडेक्स टॉप 100 कंपनियाँ 85% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन इंडेक्सेस से बिजनेस डिसीजंस क्या है, बिजनेस देखता है कि लोगों का भरोसा क्या है, हम अपना बिजनेस अच्छा चलाएं या ना चलाएं। अगर हम देखते हैं ना जी, वो फलाना बंदे ने कह दिया कि जी जब ये फलाना बंदा आया तो स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, फलाना बंदा आया तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। तो स्टॉक एक्सचेंज का गिरना या स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर होना एक इंडिकेटर है कि मुल्क में लोगों का भरोसा है, लोग अपना पैसा उठा के पाकिस्तान में स्पेंड करने को तैयार हैं, स्टॉक मार्केट में डालने को तैयार हैं। तो समहाउ इससे एक रिप्रेजेंट होता है लोगों का कॉन्फिडेंस। तो जब स्टॉक एक्सचेंजेस अच्छी जा रही होती हैं तो बिजनेस थिंग कि दुनिया पैसा लगाने को तैयार है, लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। आपकी कंपनी में भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहे होते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमें भी फंड्स मिल जाएंगे। और दूसरा, आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे कस्टमर्स गरीब नहीं हुए, इस वक्त अच्छी फरवानी चल रही है, वो पैसा लगाएंगे। डन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है जी, शरा महंगाई कि चीज़ कितनी ऊपर गई है। हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज इन प्राइस लेवल है, इसको हम कई दफ़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। बिजनेस इन्फ्लेशन से अफेक्ट होते हैं। अब बिजनेस का इन्फ्लेशन से जो अफेक्ट होने का एक साइकिल है ना, बड़ा मज़ेदार सा है। बिजनेसेस जो है वो बुरी तरह से, एक मिनट ये ऐसे ही कर देते हैं, आप परेशान हो जाए। बिजनेसेस जो है इन्फ्लेशन से मुतासर होते हैं। कैसे? इन्फ्लेशन हुई, महंगाई हो गई, एम्प्लॉई ने कंपनी से आके कहा जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी तनख्वाह 50,000 है, महंगाई इतनी हो गई है, मुझे 60,000 तनख्वाह दें। लेबर ने आके कहा जी महंगाई बड़ी हो गई, अब हम 500 रुपये दिहाड़ी पे काम नहीं करेंगे, अब 800 रुपये दिहाड़ी हो, अब इतने रुपये दिहाड़ी हो। बिज़नेस को उनके पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। जब बिज़नेस उनके पैसे बढ़ाएगी तो बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। बिज़नेस को अगर उतना ही प्रॉफिट कमाना है तो बिज़नेस क्या करे, सेलिंग प्राइस बढ़ा दे। सेलिंग प्राइस बढ़ा देने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन, लोगों की रेंज से बाहर हो गई। फिर वो जिन लोगों की रेंज से बाहर हुई वो अपने अपने एम्प्लॉयर्स को जाके कहेंगे महंगाई बहुत हो गई है, हमारे पैसे बढ़ाओ। वो उनके पैसे बढ़ाएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर से सेलिंग प्राइस बढ़ेगी। यानी कि ये एक ना ख़त्म होने वाला इन्फ्लेशनरी साइकिल होता है जो चल पड़ता है और फिर जो है वो अजियत होती रहती है। अगेन इनको रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो पास ऑन करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट, उनको हायर प्राइस देनी पड़ेगी, और वो फिर वो उसी तरह से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन और ये सारा कुछ चलता चला जाएगा। कई दफ़ा इन्फ्लेशन इसलिए भी होती है कि लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन हो रही है, तो जब उन्हें लगता है कि इन्फ्लेशन हो रही है तो वो उस इन्फ्लेशन में हाथ धोना शुरू कर देते हैं। यानी अगर मैं आज बैठा हुआ हूँ और मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि महंगाई होने वाली है, AC महंगे होने वाले हैं, मैं 100 AC खरीद लूँ कि इस वक्त 1,20,000 का AC है, मेरे पास जो है वो 1.25 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, चलो मैं एक काम करता हूँ AC खरीद लेता हूँ क्योंकि वो महंगाई होने वाली है। तो होगा ये कि महंगाई होगी थोड़ी सी आगे। जब महंगाई, अच्छा महंगाई क्यों होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने 100 AC लेने शुरू कर दिए होंगे ये सोच के कि महंगाई होने वाली है। जब पीछे सप्लाई शॉर्ट होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो AC बनाने वाली कंपनियाँ कहेंगी लो जी इतनी दुनिया खरीद रही है AC, वो जनाब प्राइस बढ़ा देंगे। जब प्राइस बढ़ेगी हम वो AC बेचेंगे, जिनको बेचेंगे वो ख़रीदेंगे, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होगा।
तो कई दफ़ा महंगाई इसलिए नहीं बढ़ती कि महंगाई हो रही है, इसलिए बढ़ती है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई होने वाली है, डॉलर महंगा होने वाला है ये सोच के डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं, और डॉलर खरीदने से डॉलर महंगा हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के अपने मसलों मसाइल हैं और ये किताब हमें बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन चलें हम लोगों ने देखा। अब इन्फ्लेशन का नेशनल इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नेशनल इकॉनमी कई दफ़ा आपको लगता है ग्रो कर रही है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रही होती। एक खबर आई कि PIA ने पिछले साल से 50 अरब रुपया ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, वो एक पेज पे लिखा हुआ था, तो वहाँ पे जाके मैं कमेंट करने लगा था कि 50 अरब रुपए ज़्यादा प्रॉफिट। अभी मैं ये लिखने वाला था कि नीचे किसी ने लिखा कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाया या ज़्यादा रेवेन्यू था, तो जो जिसने पोस्ट की थी, जो एडमिन था उस पेज का, उसने कहा एक ही चीज़ तो होते हैं। तो वहाँ मुझे समझ आ गया कि कितनी पढ़ी लिखी कौम है जो कि इस वक्त वो कर रही है। तो मज़े की बात है कि फिर मैंने ना फाइनेंशियल्स देखे PIA के, वो तो पिछले साल से भी ज़्यादा बुरे हालात थे, और PTI के पेजेस में वो PIA बहुत ऊपर जा रही थी कि PTI मुल्क चला रही है तो PIA ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो फिर जब गौर से देखा तो पता ये लगा कि टिकट प्राइस महंगी हो गई थी, नंबर ऑफ़ टिकट्स कम सेल हुए थे, लेकिन टिकट प्राइस महंगी होने की वजह से डॉलर की उस तेज़ी से इन्फ्लेशन, वो जो 100 से लेके 170 तक की कहानी बड़ी तेज़ी से शूट हुई थी, उस वजह से जो इनकी इंटरनेशनल जो ट्रैवल थे, कॉस्ट उनकी ज़्यादा ही थी, रेवेन्यू ज़्यादा हुए लेकिन कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, रेवेन्यू उतने नहीं बढ़े, तो रेवेन्यू 50 अरब बढ़ गया था, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बताई थी, और अल्टीमेटली लॉस है वो पिछले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। तो कभी कभी इन्फ्लेशन क्या करती है, आपके एनालिसिस ख़राब कर देती है। आप कह देते हैं जी इस दफ़ा हमारा जो है वो हम लोगों ने पूरा जो पाकिस्तान ने पैदावार की, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट इस दफ़ा की फ़र्ज़ करें 200 अरब रुपए की। क्यों 200 अरब रुपए की एक्सपोर्ट की? चूँकि डॉलर 200 रुपये का हो चुका था, और पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ 120 अरब की वो की एक्सपोर्ट जब डॉलर 100 रुपये का था। तो हमने ग्रोथ दिखाई या नहीं दिखाई? 20 रुपये का किया, ठीक है, यानी कि हमने तो और नुकसान कर लिया। तो सम टाइम इसमें ये समझना ज़रूरी होता है कि रियल क्वांटिटीज़ हैं या हायर प्राइस की वजह से हुआ है, यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस है ना। तो जब आप मैयर कर रहे हो इन्फ्लेशन को, तो ये देखना ज़रूर है कि क्या रेट बढ़ा है, क्या क्वांटिटी। यानी कई दफ़ा इन्फ्लेशन की वजह से आपको लगता है मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है, जबकि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा होता, मुल्क तो पीछे की तरफ जा रहा होता है, रेट बढ़ गया होता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो उस चीज़ के ऊपर किताब ने डिस्कशन करने की कोशिश की। इन्फ्लेशन का सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? सोशल इम्पैक्ट ये है कि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मुल्क से बेजार हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मुल्क के इकोनॉमिक उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग घबरा जाते हैं। जो कैश सेव करने वाले हैं वो कहते हैं कैश सेव करके रख लो, तो कुछ अर्से बाद कैश की वैल्यू नहीं होनी, वो उसको कहीं लगाने की कोशिश करते हैं, घबरा के बिज़नेस में लगाते हैं, एक्सपेंसेस में लगाते हैं अपने आप को। तो होता ये है कि लोगों की जो सेविंग की हैबिट है वो सारी चीज़ें वो डिस्करेज होती हैं, या वो सेविंग को कन्वर्ट कर देते हैं एसेट्स में, और एसेट्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एसेट्स और महंगे हो जाते हैं। गाड़ियाँ लेके रख लेंगे, सोना लेके रख लेंगे, इस तरह से कभी पैसा तो पड़े पड़े डीवैल्यू हो रहा है, सोना तो ऊपर ही जाएगा, गाड़ियाँ तो ऊपर जाएंगी, तो फिर वो इस तरह के मसलों मसाइल होते हैं। किताब को अचानक से याद आया है कि हम आपको इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान एज़ पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आपको दिखा दें, तो CPI इन्फ्लेशन यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच गई, फलाना के साथ ऐसा हो गया और फलाना के साथ ऐसा हो गया। अब ऑब्वियसली ICAP ये नहीं पूछने वाला कि 2021 में इन्फ्लेशन की सतह कितने % से कितने % पे गई। ये जिस जगह से छापा मार रहे थे वहाँ उन्होंने साथ साथ तबसरा किया हुआ था, उन्होंने वो भी उठा के छाप दिया। तो बस इसको पढ़ना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको दिल पे नहीं लेना। जब मैं आपको कह रहा हूँ तो मैं दिल पे क्यों ले रहा हूँ, रफ्तार तेज़ करते हैं। इंटरेस्ट रेट के ओवरऑल क्या रेट है? इंटरेस्ट रेट को नॉर्मली हम काउंट करते हैं, मुल्क का एक कॉमन रेट होता है जिस पे बैंक एक दूसरे से माल उठाते हैं, उसको कैबोर कहते हैं। पाकिस्तान में कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, अलग अलग जगह पे जैसे लाइबोर होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो होता ये है कि अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से फंड चाहिए तो वो उसको कितना इंटरेस्ट देगा। तो बैंक की जो बोरविंग है उनको कैबोर पे पड़ रही होती है, और बैंक अपने कस्टमर से कहता है आपको कैबोर प्लस 3% पे मिलेगा। अब ये कैबोर का रेट जो है ना, ये गवर्नमेंट ने सेट करना होता है, जैसे बैंक्स की आपस में जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी वो ना हो, तो इंटर बैंक जो रेट है। तो इंटरेस्ट रेट से मुराद नॉर्मली ये कैबोर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मैं एक बिज़नेस हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं लोन लूं और लोन लेके अपना काम शुरू करूं, और बाद में मैं उनका इंटरेस्ट उतारता रहूँगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब क्या होगा? मैं लोन नहीं लूँगा।
मैं इक्विटी लगाऊंगा, मैं सेविंग्स लगाऊंगा, जिसकी वजह से मैं खर्चा करते हुए थोड़ा डर जाऊंगा, मैं थोड़ा सा खर्चा कम करूंगा। जब खर्चा कम करूंगा मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है तो फिर क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन पकड़ेंगे। वो जनाब वो कामयाब नौजवान स्कीम एंड फलाना स्कीम और ये वो, उनको होगा कि सस्ता रेट है, वो पैसा पकड़ेंगे, ठकाठक बिजनेस में लगाएंगे, मुल्क में पैसा जनरेट होगा, गोल गोल घूमेगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा, हम गाड़ियाँ फाइनेंस पे उठाएंगे, हम मुख्तलिफ इस तरह से काम कर रहे होंगे जिससे पैसे का फ्लो तेज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम बढ़ने से सेविंग का ट्रेंड भी बढ़ जाता है। लोग फिर पैसा उठा के किसी जिन्स वगैरह में रखने के बजाय, किसी गोल्ड, किसी कमोडिटी में रखने के बजाय कह देते हैं बैंक में रखा हुआ है और वहाँ से हमें जो है वो साथ साथ इंटरेस्ट आ रहा है, तो उससे सेविंग की हैबिट डेवलप होती है। तो बिजनेसेस खर्च करने के बजाय सेव करना शुरू कर देते हैं, पैसा रोकना शुरू हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से कैश फ्लो आउट हो जाता है। तो इसलिए इनको इंटरेस्ट के साथ खेलना पड़ता है। इंटरेस्ट को कम करने की भी अपने नुकसान है, इंटरेस्ट को बढ़ाने के भी अपने नुकसान है। तो फिर गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं कोशिश कर रही होती है कि क्या करें। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कंजम्पशन जो है फॉल हो जाएगी, इस वजह से फलाना ऐसा होगा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसी तरह से कंजम्पशन जो है वो राइज होगी। लो इंटरेस्ट रेट डिस्करेज करेंगे सेविंग को, लोग ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, लेस एक्सपेंसिव होगा बोरो करना, लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो अगेन जितनी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना आपका जीडीपी बेहतर होगा। क्विक ग्लांस ऑफ इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में क्या चल रहा था वो इन्होंने बताने की कोशिश की। फिस्कल पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। क्या फ़र्क होता है? जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो तो बता दें। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। एक भाई ने बड़ा जोर दे के दोनों अल्फाज दोहराए, बाकियों ने बिल्कुल भी नहीं दोहराया। उन्होंने कहा जो एक दोहरा रहा है उसके साथ कौन सी अच्छी हो गई। हाँ जी सर, एक में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग की बताती है, एक में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बताती है और एक में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग नहीं बताती। नहीं सर, एक में तो बजट देती है, एक में बजट देती। चलें, मॉनेटरी मनी से निकला है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक पाकिस्तान में मनी के फ़्लो को कैसे वो करेगा। तो इसमें ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर बैंकों का पाकिस्तान करेंसी नोट कितने छपेंगे, क्या होगा, कितना माइनस करेंगे, कितना प्लस करेंगे। तो करेंसी की जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, उसको डील कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डील करता है बजट को। गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज क्या हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंस के सोर्सेज क्या हैं। ये बजट बेसिकली एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और खसारा उस डेफिसिट को कहते हैं। आप उसमें नहीं बनाते FR1 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तरफ आप अपने आमदनियाँ रखते हैं, एक तरफ आप अपने खर्चे रखते हैं और एंड पे आप सरप्लस या डेफिसिट। तो बजट एक बेसिकली इस तरह का एक टी अकाउंट है जिसमें एक तरफ इनकम है, एक तरफ एक्सपेंसेस। तो बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट बताएगी कि हम कहाँ कहाँ से कमाएंगे। फिर गवर्नमेंट बताएगी हम कहाँ कहाँ, कहते हैं ना इस बजट में टैक्स का जो उन्होंने टारगेट रख दिया वो इतना रख दिया, फलाना का टारगेट। तो गवर्नमेंट देखती है कि उसकी इनकम, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से आती है, गवर्नमेंट के इदारों से आती है, मुख्तलिफ तरह की ड्यूटी, स्टॉल और इस तरह के जो वो फ़ाइन पेनल्टीज़ वगैरह हैं वहाँ से आ रही होती है। गवर्नमेंट ने अपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हुए होते हैं, वहाँ से आ रही होती है। फिर गवर्नमेंट ये पैसे को खर्चती कहाँ है? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, थोड़ा सा डिफेंस पे, मुख्तलिफ अलग अलग तरह के डिवीजन डिपार्टमेंट में वो खर्च कर रहे होते हैं। तो बजट इज़ ऑल अबाउट कि कितना आएगा और कितना खर्चेंगे, कैसे कैसे खर्चेंगे, किस किस हिसाब से, जो आएगा वो कहाँ से आएगा, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फिस्कल पॉलिसी इज़ दैट ओवरऑल पॉलिसी जो कि इसके बैक एंड पे चल रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एनहांस और सस्टेन करें इकोनॉमिक ग्रोथ बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इन कंट्री। आप चीज़ों को बेहतर करें। गवर्नमेंट की पॉलिसी रेवेन्यू, स्पेंडिंग और गवर्नमेंट बोरविंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग मीट करने के लिए पैसे वो करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के नेट में आए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की इनकम बने और गवर्नमेंट अपने खर्चे कर सके। डन। ये बताना भूल गए कि बिज़नेस कैसे क्या ताल्लुक है। कोई बात नहीं, खैर है, हमने माइंड नहीं किया। चले हम सोच लेते हैं बजट का एक आम नागरिक के ऊपर क्या असर है। एक आम बिजनेसमैन, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे क्यों देखना है बजट? पता लगेगा कि साहब मेरे पर टैक्स कितना बढ़ता है, लायबिलिटी। ये समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट इस वक्त टैक्स को कलेक्ट करने में कितनी को सीरियस हुई हुई है, कितने सख्त वो कर रहे हैं। फिर जिस सेक्टर में मैं बैठा हूँ उस सेक्टर पर गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, मुझे कितनी मराहत मिलेंगी, मुझे कोई सब्सिडी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, मेरे ऊपर कोई एडिशनल ड्यूटीज़ तो नहीं लगने वाली। तो यस, फिस्कल पॉलिसी आपको देखनी है क्योंकि आपको हर साल वो अफेक्ट कर रही होती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से बिज़नेस को क्या फ़ायदा है? सवाल मैंने उल्टा पूछा है।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से बिजनेस को सस्ती मिलेगी। लोग मजबूर होंगे, आएंगे, बहुत अच्छा टैलेंटेड आपको पूल मिल जाएगा लोगों को और वो बड़े कम पैसों में काम करने के तैयार होंगे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का इन्हीं कंपनियों को क्या नुकसान है? फ़ायदा तो समझ आ गया, फुल साहूकारी बात आपने की है कि बस कम पैसों में। जी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। देखिए, जिसने काम करना है वो तो काम करने के लिए तैयार है। नहीं, हमें तो स्किल्ड लेबर मिल गई ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, मुझे स्किल्ड लेबर सस्ते में मिल गई, नुकसान क्या है? नंबर ऑफ बायर कम हो जाएंगे। मैक्रो चीज़ है ना, सिर्फ मैंने अपने बिजनेस को थोड़ी सोचना है। अगर पूरे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो फिर क्या होगा? कस्टमर कम हो जाएंगे। कस्टमर कम हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें हैं, महंगाई की आवाज़ें हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे वरिड होना चाहिए। मैं सोचूं कि इन्फ्लेशन है, मैं भी रेट बढ़ा दूं। मैं रेट बढ़ा दूं तो लोग पहले ही मरे बैठे हुए हैं, वो मेरे रेट से और परेशान हो जाएंगे। तो अब ऐसे में अगर मुझे इस वक्त सर्वाइव करना है तो मुझे रेट बढ़ा के नहीं सर्वाइव करना है, मुझे अपनी कॉस्ट कट करके सर्वाइव करना है, मुझे अपने आप को ब्रेक इवन से नीचे ले जाके सर्वाइव करना है, लेकिन लोगों को अकोमोडेट करना है। अगर इस वक्त मैं भी वही छुरी पकड़ लूँ और खाल उतारना शुरू कर दूँ तो अल्टीमेटली मेरा बिजनेस एक एथिकल बिजनेस नहीं होगा। जी हाँ, तो वो ये चीज़ है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट के फ़ायदा बिजनेस को ये होता है कि उसको सस्ता रिसोर्स मिल जाता है, अच्छा वाला अच्छा रिसोर्स सस्ते में मिल जाता है, और नुकसान ये है कि उसकी अपनी सेल्स वगैरह पे फ़र्क पड़ता है। और अगर रिवर्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, खुशहाली होगी, लोग ज़्यादा खर्चेंगे, लेकिन फिर लेबर महंगी हो जाएगी। लेबर महंगी हो जाएगी तो हमें अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी प्राइस महंगी करनी पड़ेगी। प्राइस महंगी कर लेंगे, चूँकि लोग खुशहाल हैं वो ख़रीद सकते हैं, बट स्टिल आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगी। इकनॉमिक्स ना बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ है। हाँ, स्टैगफ्लेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, और फिर वो कहते हैं पर रुकी ना रहे, थोड़ा सा ऊपर चलती रहे, और अगर रुकी भी है तो वो फिर इस तरह से हो कि कंट्रोल तरीके से चल रही हो। बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के जाते हैं तो नज़र आता है कि वहाँ पे चीज़ें उसी प्राइस पे हैं जहाँ से कई साल पहले थी। बहुत सारे मुल्क हमें महंगी लग रही होती हैं क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट चेंज हो गया होता है। अदरवाइज़ वहाँ अगर एक चीज़ पहले 2 रियाल की थी तो वो 4 साल बाद भी वो 2 रियाल की है। अगर मलेशिया में एक चीज़ 30 रिंगिट की थी तो 4 साल बाद भी वो 30 रिंगिट की है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क आया होता है, लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी चेंज, मतलब इतनी तेज़ी से चेंज आ रहा था कि एक दफ़ा 11 दिन का ट्रिप था, मैं मलेशिया पहुँचा हूँ तो वहाँ पे 30 रुपये का था रिंगिट, और उसके बाद हर दिन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि जिस दिन मैं निकल रहा था वहाँ से 40 रुपये का था रिंगिट। सोचें 30 वाला 40 का हो गया 11 दिनों के ऊपर, और एन उन्हीं दिनों जब मैंने पहुँचना था। अब वो मेरी सारे जो वो खर्चे थे वो ऑटोमेटिकली हर अगला दिन पिछले दिन से महंगा होता था बिला वजह। मैं वही चीज़ कंज्यूम कर रहा होता था। हाँ, वो मतलब बड़ा जो है ना तकलीफ दह बात थी कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। तो खैर, अनएम्प्लॉयमेंट अगेन उन्होंने कहा कि अनफ जॉब्स नहीं है, फलाना अनएम्प्लॉयमेंट से ये होता है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ये होता है। अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस से क्या होगा? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी बिजनेस ज़्यादा बेनिफिट में आ जाएगा, फिर बिजनेस जो है वो पार्ट टाइम पे भी लोगों को रखेगा, घर बैठे बैठे भी नौकरियाँ देगा, उसको कम पैसों में बड़े अच्छे काम करने वाले मिल जाएंगे, और उससे अगर कम पैसों में काम करने वाले मिल जाएंगे उसकी कॉस्ट कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो वो प्राइस लीडरशिप और इस तरह की स्ट्रेटेजीज कर सकेगा। याद है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या होता है? आजकल तो आप लोग बहुत ज़्यादा सियासत पे नज़र रखते हैं मुल्क की। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? जितना आ रहा है उतना जा रहा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फ़र्क, और वो भी विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, मतलब सर्विसेज उसमें नहीं होती। आईटी की सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हो रही हैं वो नहीं होता, कितना सामने से दिख रहा है माल जाते हुए, कितना आ रहा है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे एक स्टेप आगे है, ये पैसे की बात करता है, जितनी हमने पेमेंट करनी है और जितनी लेनी। पूरे पाकिस्तान ने पूरे चाइना के कितने पैसे देने हैं, और पूरे पाकिस्तान ने पूरे चाइना के कितने पैसे लेने हैं। पाकिस्तान ने अगर चाइना से कुछ माल मंगवाया है तो हमने पैसे देने हैं। पाकिस्तान ने चाइना से कोई लोन लिया हुआ है, हमने उसके पैसे देने हैं। पाकिस्तानी कुछ अवाम ने यहाँ बैठ के इंटरनेट पे चाइना को सर्विसेज दी और चाइना वालों ने उसके पैसे देने हैं। तो यानी कि पूरे पाकिस्तान ने बशमूल गवर्नमेंट कितना पैसा लेना है, कितना देना। अब ये नहीं देखेंगे कि इनकम एक्सपेंस क्या है, वो टैक्स की मद में हो, वो ड्यूटी की मद में हो, वो लोन की मद में हो, वो इंटरेस्ट की मद में हो। तो पाकिस्तान को कितना पैसा, अब ये चाइना हो गया है, पूरे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कितना पैसा लेना है,
कितना पैसा वापस करना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास अब तो मैंने तकरीबन जो 4-5 साल पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिक्र होता था BMBS में, तो मैं कहता था फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास 100 अरब डॉलर पड़े हुए हों, तो मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 2016-17 में मैं ये एग्जांपल देता था कि फॉर एग्जांपल हमारे ख़जाने में 100 अरब डॉलर पड़े हुए हों, और अब लिखते लिखते मेरे हाथ कप कप आ गए। फॉर एग्जांपल हमारे ख़जाने में 1 बिलियन डॉलर पड़े हुए हों, चलें 10 कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 बिलियन डॉलर पड़े हुए हों हमारे ख़जाने में, और पूरे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के जो है वो कोई क्या लिखो अमाउंट सैकड़ों में जा रही है, तो मैं जो है ना ज़रा थोड़ा सा वो कर देता हूँ। चलें फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने 70 बिलियन डॉलर देना हो दुनिया को, ये हमारा आउटफ्लो हो, और हमें जो लोगों से आना हो वो 68 बिलियन डॉलर हो, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 बिलियन डॉलर डेफिसिट में। इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान के पास जितना टोटल पैसा पड़ा हुआ है, साल गुजरने के बाद हमारा वो पैसा और शॉर्ट हो जाएगा, हमारा निकलेगा ज़्यादा और आएगा कम। तो होगा ये कि जब ये 8 बिलियन चलते 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 आप मौजूदा 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा, तो जो हो रहा है पाकिस्तान में वैसा होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिजनेसेस को ये देखना ज़रूरी है कि मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ख़ास तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर टाइट हो रहा होता है ना, तो फिर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि पैसा बाहर मत जाए। फिर क्या होगा, लोग बाहर से माल मंगवा रहे होंगे, उनका पैसा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, उनकी LCs खुलना बंद हो जाएंगी। अब ये मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स ये रुल रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारी LCयाँ नहीं वो हो रही। वो अगर ये देखते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये मसला है, तो उनको या तो बहुत पहले से एक्शन ले लेना चाहिए था, या कुछ अरसे के लिए होल्ड कर लेते, लेकिन होल्ड भी नहीं किया। क्योंकि इस वक्त अगर ये होल्ड करेंगे तो कंपेटर माल मंगवा लेगा। तो प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि सबने हाथ धोने उस बहती गंगा में से, तो फिर अब सबके सब्र हो रहे हैं। उनसे को पूछे कि भाई इस वक्त क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी इंपोर्ट करने की, जब तुम्हें पता है कि मुल्क मुश्किल में है। तो इसलिए कि जी हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लें, बाद में इंपोर्ट बंद भी हो जाए तो हमारा माल पूरे पाकिस्तान में पहुंचा हुआ। अब सबके सब्र हो रहे हैं। कुछ 6 महीने से माल फंसा हुआ है, किसी का कितने अरसे से फंसा हुआ है। खैर जब ये माल मार्केट में आएगा तो ये कुछ दुगनी कीमतों पे आएगा। शुक्र है हमने इसी उठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो याद है ना, हम भी फिर उन्हीं लोगों में हो गए वो जो दरमियान में जो है ना। लेकिन हमने रीसेल के लिए नहीं, हमने कंजम्पशन के लिए उठाए। हमारी कंजम्पशन महंगी हो रही थी, लेकिन बहरहाल मतलब जिस रेट पे मिले हमें रीसेल कर देने चाहिए। पता नहीं कॉलेज का क्या बनता है ये इन्फ्लेशन और ये वाले हालात में। तो खैर बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंज्यूमर, बिजनेसेस और गवर्नमेंट एक कंट्री की दूसरे उससे, इसको आप देखते हैं कि जी सारे गुड्स, सारे एक्सपोर्ट, सारी सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें विजिबल इनविजिबल सारी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक कम्बिनेशन होता है कि आपका कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिर कोई फाइनेंसिंग अकाउंट होता है। वही बात है जिस तरह से आप लोगों ने तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स भी नहीं पढ़े होंगे ना, उसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। वो जो उनका पैसा कैपिटल वाला होता है उसमें आता है, और जो डे टू डे जो उनके पर मंथ या पर ईयर वाली चीज़ें होती हैं वो करंट में आ रही होती हैं। तो इग्नोर करें, कोई बात नहीं, खैर है, इसमें ऐसी क्या परेशानी। बिजनेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये देखने के लिए समझते हैं कि पोटेंशियल क्या है मार्केट का, इंपोर्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं, एक्सपोर्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर मुल्क ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, तो आप ऐसे में जाके आवाज़ लगा दें जी मैंने एक्सपोर्ट करना है, वो आपके सामने बेच जाएंगे। वो कहेंगे बताओ तुम्हें क्या रिलैक्सेशन चाहिए, तुम्हें क्या सब्सिडी चाहिए, हम तुम्हारे साथ क्या ताउन करें। मतलब मैं अगर इस वक्त गवर्नमेंट को कहूँ कि जी मेरा एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर मैं फ़लाना मुल्क बेचूंगा तो मुझे 20 बिलियन डॉलर आएगा, वो कहेंगे आबदी साहब हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, आप कहें तो सिक्योरिटी हम आपको दे दें, आएगा 20 बिलियन डॉलर। मैंने कहा आएगा 20 बिलियन डॉलर। उन्होंने कहा बस ठीक है, मसले ख़त्म। यानी कि बिजनेस को ही समझना चाहिए कि मुल्क को इस वक्त प्यास किस चीज़ की है, इंपोर्ट रोकने की प्यास है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्यास है, या इंपोर्ट बढ़ाने की प्यास है। इस वक्त पैसा आना अच्छा है या पैसा जाना अच्छा है। तो जितना अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे आप उतना अच्छा बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। क्विक ग्लांस ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन पाकिस्तान, ये कोई मज़े की चीज़ लग रही है, पढ़ने वाली है। एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन कंटिन्यू टू इम्प्रूव ड्यूरिंग जुलाई से जून फाइनेंशियल ईयर 2021। गलत लोगों का ईयर, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ रहा था, यानी कि वो अजीब व गरीब, ठीक है। वो क्यों बढ़ा रहे थे, उनको निकाल दिया कि जी आप क्यों तरक्की हो रही है। अच्छा मज़े की बात है कि जब हम 16-17 देखते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। जब कोई काम करना शुरू करता है उसको निकाल देता है।
शुरू का मुश्किल टाइम है जब लोग तंग हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं कोशिश करो कोशिश करो, अब वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो ऑपोजिट पार्टी को समझ आती है कि हमारी दाल नहीं गलेगी, वो जनाब जाके मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी अब हमारा कोई आप जुगाड़ निकालें। तो अनफॉर्चुनेटली बुरे टाइम पे लोगों को नहीं निकाला जाता, जब वो खुशहाली ला रहे होते हैं, मतलब लोड शेडिंग वाला मुल्क मिला, तबाह हुआ मुल्क मिला, और 3-4 साल में चीज़ें बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुई, और जब फुल ऐसा था कि सी पैक स्टार्ट होने लगा, बाकी सारी चीज़ें, अचानक से गवर्नमेंट चेंज और फिर नए लोगों ने फिर अपने तरीके से किया। अब जब वो कोविड और वो वाला सारा टाइम गुजार बैठे थे और चीज़ें अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाने के चांस लग रहे थे, फिर से घबरा जाते हैं हम। खैर, इंक्रीज एमिटेंस वगैरह में हुआ, जैसे करंट अकाउंट जो हैं वो बेहतर हुए, डेफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह को अगर हम साइड पे रखें तो एयर ट्रैवल रिड्यूस हुआ, लोअर ऑयल प्राइसेस वगैरह भी हुई। ये बड़ा फ़ायदा हुआ कोविड का कि लोगों ने बहुत सारे गैर ज़रूरी खर्चे कम कर दिए, बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी सिंक होना शुरू हो गई। तो ऐसे में इन्होंने ये हमें बताने की कोशिश की है कि चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह क्या थी और किस तरह से चल रही थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हमारे पास स्क्रीन नहीं है, आपके पास स्क्रीन में वो टेबल आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, आपके पास जीडीपी आया होगा। जीडीपी क्या होता है जी? जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बहुत सुनते हैं जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी कम हो गया। एक तो पर कैपिटा जीबीटी होता है, जीडीपी जो नंबर ऑफ पर्सन पे डिवाइड करते हैं। ये जीडीपी क्या है? मुल्क के अंदर पैसे का फ्लो। मुल्क के अंदर पैसे का फ्लो, अच्छी बात कही, मुल्क के अंदर पैसे का फ्लो मतलब मुल्क में क्या चल रहा है। यानी अगर मैं देखना चाहूँगा कि मेरे मुल्क ने पिछले साल से बेहतर ग्रो किया या नहीं किया, तो मैं देखूंगा उसका जीडीपी। जीडीपी की अलग अलग अप्रोच होती है, एक आउटपुट अप्रोच होती है। हमारे मुल्क में सारी इंडस्ट्रियों ने कितना आउटपुट जनरेट किया, कितने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए, एक ही अप्रोच है। एक इनकम अप्रोच है, पूरे पाकिस्तान के सारे लोगों ने कितना कमाया। फिर एक एक्सपेंडिचर अप्रोच है, सारे पाकिस्तान के लोगों ने एंड गवर्नमेंट ने मिला के कितना कंज्यूम किया, कितना खर्च किया। तो ये अलग अलग तरह की अप्रोचेज होती हैं जिसको हम जीडीपी में देखते हैं। तो आपकी किताब ने इसमें एक्सपेंडिचर अप्रोच का फार्मूला दिया है, C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो अगेन जब आप जीडीपी को देख रहे होते हैं ना, कुछ वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं। एक्स माइनस एम आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है। एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट। हालांकि इंपोर्ट आई से होता है और एक्सपोर्ट ई से होता है, लेकिन बहरहाल मर्जी है उनकी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस ये ऐड होगा। आई कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जी गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, और सी कंज्यूमर कितना यानी कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में कितनी हो रही है, एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। इन सबको जब हम कलेक्टिवली देखें तो फिर हम पहुंच जाएंगे जीडीपी के ऊपर, एक इकोनॉमी वो वाले पे। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो अगर कभी इसमें से याद रखना हो तो ये फार्मूला याद रख लें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शायद किसी भी टाइम पे आपसे वो कर लें। तो कंजम्पशन कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन सबको इस तरह से करते हैं। अच्छा, बस जब जीडीपी की बात करते हैं ना, तो जीडीपी टोटल भी काउंट होता है और कभी कभी पर कैपिटा, यानी टोटल जितनी आबादी उस पर डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे जी पर पर्सन इतना जीडीपी है। अब जीडीपी और इन्फ्लेशन का भी आपस में ताल्लुक है, वही वाली बात कि अगर कंजम्पशन ज़्यादा आपको लग रही है तो शायद इसलिए ज़्यादा लग रही है कि रेट महंगे हो गए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसलिए ज़्यादा लग रही है कि रेट ज़्यादा महंगे हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो भी इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है कि आपके एक्सचेंज रेट्स वगैरह या इस तरह से। तो फिर इसमें भी नॉमिनल और रियल भी है। नॉमिनल का मतलब है कि ठीक है जी, अगर आज की प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे देखें तो क्या जीडीपी है, और रियल जीडीपी का मतलब है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू, इन्फ्लेशन को साइड पे करके जो आप जिस तरफ पहुंचेंगे। तो करंट का मतलब है आज के रेट के हिसाब से आज का डॉलर क्या है, आज का फलाना क्या है, उस पर हम देखें जीडीपी कितना है, और रियल में हम देखें कि असल में कितना है। अगर वो इन्फ्लेशन ना हुई होती तो कितना यूनिट बढ़े थे और कितना यूनिट कम हुए थे। तो अगेन 2021 में ऐसे करके वैसे करके इतना बड़ा था, इतना कम हुआ था, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे करके वो इंक्रीज डिक्रीज हुआ था। बिला वजह की वो इन्फॉर्मेशन है जिसका हम वो माशरती इल्म का पेपर तो नहीं पढ़ रहे। दिस इज द टेबल।
पूरे चैप्टर का खुलासा असल में बिजनेस ने जो फोकस करना है वो क्या है। तो ऐसे में कैमरे ने भी जो फोकस करना है वो भी यही है। ये लेफ्ट पे कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं और यहाँ बताया हुआ है कि कंज्यूमर कैसे सोचेंगे और वहाँ दिया हुआ है बिजनेस कैसे सोचेंगे। दिस इज द क्रक्स, ये क्रीम है कि बेसिकली इकोनॉमिक के डिफरेंट फैक्टर्स। तो असूलन इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में इन्हें बस इन फैक्टर्स को थोड़ा थोड़ा सा बता देना चाहिए था। पीछे वाला उससे ही निकले हुए लेकिन समरी सी है, बट अगर कभी इस चैप्टर में से आपका बिल्कुल मूड ना हो कुछ पढ़ने का तो सिर्फ ये टेबल पढ़ लीजिएगा। हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो कंज्यूमर स्पेंड लेस करेंगे क्योंकि कम लोग अर्न कर रहे होंगे, और बिजनेसेस जो है वो प्राइस लो करने की कोशिश करेंगे ताकि, तो अब ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर पर क्या फ़र्क पड़ेगा और फिर बिजनेस को क्या सोचना चाहिए, बिजनेस को क्या करना चाहिए। तो अगर हायर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, आपको प्राइसेस कम करनी चाहिए। लो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोग स्पेंडिंग बढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, तो आप इसका मतलब है प्राइस बढ़ा सकते हैं, डिमांड बढ़ गई है, अब आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है, लोग कम खर्चेंगे क्योंकि अब वो सेविंग करना चाहेंगे, वो उनको खर्चा करना महंगा लगेगा और पैसा महफूज करना सस्ता लगेगा। तो फिर आपको प्रोडक्ट के साइज रिड्यूस कर देने चाहिए लेकिन प्राइस को चेंज मत करें। आप कोकोमो में जो है वो अब 5 के बजाय 4 कर दें और 4 के बजाय 3 कर दें, तो ये बेसिकली कि आप प्राइस उतनी रखें लेकिन अब लोगों ने चीज़ खरीदनी भी है तो आप उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें। लोग कहीं ना कहीं खर्चा करने के लिए तैयार हैं और वो समझते हैं कि ठीक है अब उनको कोकोमो 3 ही मिला करेंगे उस पैसे में। अब 2 गए, ओए होए, डिपेंड करता है, हो सकता है अलग अलग इलाकों में अलग अलग कोकोमो हो। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे क्योंकि सेव करने का इंसेंटिव तो है नहीं, और स्पेंड करो आराम से, गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, बैंक से लोन ले लो गाड़ी आ जाएगी, तो लोग धड़ाधड़ खर्चेंगे। तो आपने ऐसे में क्या करना है कि जब लोग ज़्यादा खर्चने पे मूड में हैं ही, तो जिसने 1 कोकोमो का पैकेट लेना था वो 3 पैकेट खरीदेगा। तो आप ज़्यादा माल सप्लाई करें, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई करें, प्राइस बढ़ा भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मूड में हैं, लोगों के हाथ में पैसा है, वो खेलना चाह रहे हैं, आप उन्हें खिलाएं। वो गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं लीज पे, आप मार्केट में बहा दें गाड़ियाँ, आप जो है ना वो लुट मचा दें। ठीक है, लोगों को जब तक अकल आएगी आप बिजनेस कर चुके होंगे। इंक्रीज वैल्यू ऑफ रुपी, अगर वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ रही है, चेक करें। अच्छा, वो जब ये किताब शुरू में आई ना तो यहाँ लिखा हुआ था कि अगर डॉलर की वैल्यू पाउंड के हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने जहाँ से छापा लगाया था वो एक यूके की किताब थी, तो वो डॉलर और पाउंड, तो ना उस टाइम पे मैं फिर मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि ये किसी और मुल्क की एग्जांपल क्यों दे, तो मैंने इसको यहाँ पे रुपीस किया। तो उसके बाद पिछले सेशन में जो है वो एक TN का सर, वो आपको पता है MFE की किताब में आई कि अपने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, तो वो चैप्टर 2 में चेंज आ गई है। मैं कहा क्या चेंज सर? वो टेबल था ना, उस टेबल के एंड पे उन्होंने एक एरर ठीक किया है। मैंने कहा ज़रा जाके देखते हैं, तो पता लगा उन्होंने भी रुपीज़ लिख दिया। तो मैं पहले ही से ही उसको एडजस्ट करके बैठा था कि मैं पाउंड और डॉलर का एक्सचेंज में पाकिस्तान में बैठ के क्यों बता रहा हूँ, तो वो जहाँ से छापा मारा था वो पाउंड वाला चक्कर था। तो अगर रुपीज़, अब अगर छापा ना मारा होता तो ये गुस्ताखी ना करते ये जुमला लिखने की, पर डॉलर पाउंड में इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर खुदा ना खास्ता इंक्रीज वैल्यू ऑफ रुपी हो गई तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट्स पे खर्च करेंगे, क्योंकि अब इंपोर्ट्स चीपर होती चली जाएंगी। मतलब किस ख्वाब का जिक्र कर दिया इन्होंने। तो अगर इंपोर्ट्स आपकी सस्ती होना शुरू हो जाएं तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट पे खर्च करेंगे। तो आप नई डोमेस्टिक मार्केट पे टारगेट करें, क्योंकि आपके तो जो बायर हैं वो आपसे थोड़ी खरीदेंगे, रुपया तो महंगा है, वो खरीदेंगे डॉलर में, वो खरीदेंगे पाउंड्स में, क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। खाम खा आपके जज्बात मजरू होंगे। डिक्रीज वैल्यू ऑफ रुपी, ये शाबाशी आया ना हमारा वाला। मे स्पेंड लेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एज दे आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, तो लोग कम खर्चेंगे। अब ये कौन से मुल्क में कौन सी इकोनॉमिक्स बता रहे हैं? डॉलर का रेट बढ़ने से कोई इंपोर्ट कम नहीं हुई, क्योंकि लोकल मार्केट में प्रोडक्शन इतनी महंगी हुई है कि लोग स्टिल इंपोर्ट करके और वही इंपोर्टेड चीज़ महंगी बेच देते हैं और लोग वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो हमारे चलती ही नहीं है इकोनॉमिक्स। अब देखें इकोनॉमिक्स क्या कह रही है कि वो रुपए की वैल्यू वो होगी, लोग इंपोर्ट कम करना शुरू कर देंगे। कौन है जिसने इंपोर्ट कम की है? इंपोर्ट उसी तरह से बढ़ी हुई है और ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। तो खैर, तो आप नई इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट करें, चूँकि उनके लिए आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो चीपर हो जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर रेट बढ़ा हुआ है तो वाई नॉट के मैं उन मुल्कों में भेजूँ जिनको लगे कि अच्छा बस $3 में इतना माल आ गया, ज़बरदस्त।
तो असूलन एक्सपोर्ट्स इनकरेज होनी चाहिए, और एक्सपोर्ट इनकरेज हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होना चाहिए, जीडीपी बेहतर होना चाहिए। लेकिन अजीब सी बात है, जब एक्सपोर्ट करने जाएं तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, एलसी फलाना फलाना वो करें, जब वो खोलने लगते हैं तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, और लोगों का ट्रस्ट बन भी रहा हो तो अनफॉर्चुनेटली ये सियासी पार्टीज एक दूसरे की नफरत में दुनिया को कह देती हैं पाकिस्तान में मत इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान तो डूब रहा है। अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर दिया सबके आगे। तो खैर दैट वॉज ऑल अबाउट इकनॉमिक्स। हाँ जी, क्या वो 5 मिनट की सिंबॉलिक ब्रेक करनी है या चैप्टर 3? क्या ये इसका क्या मतलब है, चलते हैं चले चैप्टर 3 चलते हैं। वाह जी वाह, इस टीवी की बड़ी ख़ास बात है, मुझे अच्छा लगा ये कि अगर 2 स्लाइड शो चल रहे हैं, एक स्लाइड शो ख़त्म होता है तो वो फाइल चेंज नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही से सेंस करता है कि कोई और स्लाइड शो चल रहा है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं जाता, नहीं चला जाता, शायद बेइज्जती हो गई, ठीक है नहीं जाता। सोशल और लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में इतना कुछ बोलने को है, लेकिन किताब को लगा कि हम सोशल और लीगल इकट्ठे बोलेंगे तो मज़ा आएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ये पेस्टल के अंदर से 2 तो एक ही जगह कवर कर दिए, एक इस चैप्टर में कवर कर दिया, इस पे एक चैप्टर की बात कर दी, और इस अकेले टी पे उन्होंने कहा कि वो याद है कि नई स्कीम क्यों आई है, बच्चों को जिद्दत के तकाज़ों से हम किनार और हम आहंग करने के लिए। तो सब में क्या किया, सिर्फ एमएफए का सिलेबस नया लेके आए, और उसमें भी सारी चीज़ें वही, कॉस्ट अकाउंटिंग बीएफडी वही पुरानी उठा के डाली, लेकिन चैप्टर 5 जो है वो जदीद, जो हमारा अभी तक मिसिंग है। उसमें हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन अभी कुछ सेक्टर्स के ऊपर हमारी डिस्कशन रहती है, जो मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट डे। चैप्टर 1 जब आप पाकिस्तान की सियासियात सुन के कभी देखे चैप्टर 1, सिर्फ भुट्टो दौर में क्या हुआ था, अयूब खान के दौर में क्या हुआ था, नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ था, और उसके बीच में हल्का हल्का सा बता रहे हैं कि उस वक्त बिजनेसेस के साथ क्या हो रहा था, एक इंप्रेशन देने के लिए कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल किसी का उठा के उन्होंने छापा मारा है, इंतहाई बायस्ड, एक ख़ास पैटर्न पे चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा मैं उसमें अनबायस्ड बातें करूँ दोनों तरफ की। अल्टीमेटली नतीजा एक ही निकलना है कि मार्शल लॉ इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। सोशल और लीगल इन्वायरमेंट, एक काम करते हैं, सोशल पे मैं ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ, ये मेरा पसंद का एरिया है, तो पहले लीगल पे चलते हैं, लीगल को तेज़ी तेज़ी से देख लेते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, लेजिस्लेशन का बिजनेस में क्या किरदार है, क्या है किरदार, कानून साजी का बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है, मतलब मुल्क में अलग अलग कानून है तो मैं क्यों देखूँ उन्हें, मेरे लिए क्या ज़रूरत है उसकी। बिजनेस से इतना रन हो, बिजनेस सही से रन होने के लिए आपको लॉ फॉलो करना है, सर आप लेट्स से कि इस तरह की लिटिगेशन से बचने के लिए। स्टॉक बैठे हैं यहाँ पे, स्टॉक अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, लीगल बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिजनेसेस को अलाउड नहीं है, जो कानून ने मना किए, मुझे वो देखना होगा, कौन कौन से काम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए उसके बारे में पता लगेगा। और क्या है लेजिस्लेशन का रोल, को रेगुलेशंस उनको देखना है। मैं अगर फूड के काम में हूँ तो समझना ज़रूरी है कि किस किस्म की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, किस तरह की चीज़ें हैं, कौन से कानून को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। लेजिस्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो बिजनेसेस को लॉ रेगुलेशन इम्पैक्ट करते हैं। ये इन्होंने बड़ी प्यारी लिस्ट दी है, ये वाली लिस्ट है, इसको वो हाईलाइट कर लेंगे, ये अच्छी डिस्कशन है। आगे तो उन्होंने बस पाकिस्तान के अलग अलग लॉज को तेज़ी से जिक्र किया है, बट ये एक अच्छी वो है कि लॉस क्या करते हैं। बिजनेस लॉ किसी भी बिजनेस या ट्रांजैक्शन को इलीगल कर सकते हैं, कुछ बिजनेसेस पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पीपल को वो चेंज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई लोगों के साथ जुल्म ना हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फलाना फलाना, लोगों को जो डील कर रहे हैं उनको नुकसान ना हो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन, क्रेडिटर कंज्यूमर के बारे में बात कर सकते हैं, बिजनेसेस और सप्लायर की डीलिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, और कंपटीशन की राह हमवार कर सकते हैं ताकि बिजनेसेस को मौका मिले कि वो ग्रो कर सकें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं बिजनेसेस के, वो लेजिस्लेशन के। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अलग अलग वक्तन फ़वक्तन चेंज करती रह सकती है। मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट दे आर अप टू डेट विद लॉस। मैनेजमेंट को हर वक्त नित नए लॉस के बारे में पता होना चाहिए, अपने आप को अप टू डेट रखें और वो रेडी रहें कि उसके बारे में उन्हें पता हो। डिफरेंट लॉज अफेक्टिंग पाकिस्तान, तो इन्होंने क्या किया, बस सर्च करते गए कि कौन कौन से लॉज पाकिस्तान में हैं, जो बस नाम याद आता गया वो लिखते गए और उसका जिक्र करते गए। ये बगैर बताए कि बिज़नेस का उससे क्या ताल्लुक है, बस ये है कि देखते गए। तो चल देख लेते हैं। कंपनियों का लॉ, पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 और SECP इसको रेगुलेट करता है। कंपनियां कैसे चलेंगी उसको देखता है।
फिर पार्टनरशिप का लॉ है जो देखता है कि पार्टनरशिप्स कैसे बनेंगी, कैसे एग्जीक्यूट होंगी, उनके आपस में राइट्स क्या होंगे, वो चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे, उनके झगड़े होंगे तो कैसे रिजॉल्व होंगे, उसके ऊपर पार्टनरशिप का लॉ है। एम्प्लॉयमेंट का लॉ जो बताता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कैसे बचा जाए, एम्प्लॉयज़ के साथ जुल्म ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एम्प्लॉयज़ को उनके हुकूक मिलें, उसके बारे में बात करता है। तो इसमें चंद बातें इंपॉर्टेंट हैं कि मिनिमम वेजेस से रिलेटेड बिजनेस को पता होना चाहिए कि मिनिमम वेज का लॉ क्या है और मुझे अपने लोगों को कितने पैसे देने हैं। वर्किंग कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, मैं जिस सेक्टर में काम करूँगा कितने आवर्स काम होना चाहिए, उन आवर्स को किस तरह से चलना चाहिए, उसमें किस किस तरह की चीज़ होगी। अनफेयर डिसमिसल नहीं करना, किसी को बिला वजह निकाल नहीं देना, नाइंसाफ़ी नहीं करनी। फिर रिडंडेंसी वगैरह, जब आप किसी भी बंदे की एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो आपको देखने पड़ते हैं कि आपने उसको पूरी पेंशन दी या नहीं दी, आपने उसको ये बेनिफिट दिया या नहीं दिया, आपने उसको एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम के अंदर लेके आए या नहीं। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, आपने एम्प्लॉयमेंट देते हुए ये नहीं कहना कि हाँ भाई ये बंदा तो इसका तो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने बैठ के कंप्यूटर पर काम करना है और उस बेचारे को चलते हुए वो लंगड़ाता है और आप इस बात पे कहेंगे नहीं मैं इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा, ये तो चलते हुए लंगड़ाता है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हाँ, अगर उसकी आंखें नहीं हैं तो वो वाला काम जो कंप्यूटर पे करने वाला है वो शायद मतलब समझ आता है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस किस्म की चीज़, तो आपको उन्होंने कहा कि आप फिजिकल डिसेबिलिटी की बेस पे, जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे, रिलीजन की बेस पे, एज की बेस पे आप ये कहेंगे जी ये ईसाई है इसको मैंने नौकरी नहीं देनी, ये गलत बात है। आप ये कहेंगे नहीं जी इस बंदे की एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई मैंने इसे नौकरी नहीं देनी, अगर तो वो काम ऐसा है जो एक ख़ास एज का है। फॉर एग्जांपल एक पायलट है, पायलट के लिए ख़ास एज ठीक है, वो फिज़िकल प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उस जॉब का उस एज से या उस जेंडर से स्पेसिफिकली कोई ताल्लुक नहीं और आप जान के डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लॉज हो सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर लॉज हो सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। देन हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ जो है वो कवानीन है। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो माइंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रही है तो वहाँ पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। आपकी कंपनी पेंट करती है और एक 17 मंजिला इमारत पे 17वीं मंजिल के बाहर आपका एक पेंटर पेंट कर रहा है तो उसको क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, क्या क्या हिफाजती इक़दाम होंगे। फैक्ट्री के अंदर लोगों ने हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए, वर्क स्पेस पर अगर कुछ जहरीली गैसें हैं तो मास्क होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर लॉ है। फिर डाटा प्रोटेक्शन लॉ, वो बिजनेसेस जो लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, उसको बिला वजह शेयर नहीं करेंगे, गलत हाथों में नहीं पहुंचाएंगे, ये सारी डिस्कशन इसमें आती है। साइबर लॉज, इंटरनेट से रिलेटेड, कोई लोग इंटरनेट पे आके क्राइम करेंगे, मुख्तलिफ चोरियां करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी लोगों का डाटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, इंटरफेयर करना, उसको इधर से उधर मूव करना, इस सब के ऊपर कानून हो सकते हैं। कंपटीशन के लॉ के जो बताएंगे कि जी कंपटीशन किस तरह से होगा और कोई कंपनी अगर कंपटीशन को कम करने की कोशिश करेगी तो उसको किस तरह से डिस्करेज किया जाएगा, कौन सी चीज़ कैसे चलेगी। जब एक नया बिज़नेस आएगा तो पुराने बिजनेसेस अपनी प्राइस कम नहीं करेंगे, कोई ऐसा मर्जर नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे जिसमें आप कंपेटिटर्स को उठा के मार्केट से बाहर फेंक दें। कंपटीशन के लॉज होते हैं। फिर मोनोपोलियों के लॉ जो बताते हैं कि आपने मोनोपोलीज नहीं बनानी, आपने इस्तेसाल नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके बारे में कुछ रेगुलेशंस, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बताई होती हैं, आपने ख़ास तौर पे उन रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। डन। एंटी कोलूजन, एंटी कोलूजन का मतलब है कोलूजन जब लोग आपस में मिल जाते हैं और मिलके गड़बड़ें करते हैं, तो ऐसे लॉज होने चाहिए जो उनको इस तरह से रोकें। कई मुल्कों में तो कोलूजन जो है वो क्राइम है जिसमें लोग मिलजुल के इस तरह से करते हैं। फिर प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट कुछ कानून बनाए मुख्तलिफ चीज़ों की जो ख़ास तौर पे जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, पेट्रोल, आटा और इस तरह से, उसके प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, रेगुलेट करने से हवाले से लॉज हो सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं कि जो चीज़ें बिक रही हैं उसकी ओनरशिप सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, क्वालिटी सही है या नहीं। कॉपीराइट्स के लॉज हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ किताबों शताबों से रिलेटेड होते हैं कि एक बंदे का ओरिजिनल काम है वो कोई और चोरी ना कर ले। पेटेंट्स हो सकते हैं, आप कुछ फार्मूले वगैरह रजिस्टर करवा लेते हैं कि हाँ भाई ये फार्मूला हमने बनाया है, ये कोई किसी और के पास ना हो। लाइसेंस, आपको कोई ख़ास किस्म का काम करने की परमिशन मिल सकती है, उसके बारे में लॉज हो सकते हैं। यानी कि आसरा ही नहीं कर रहे, उनको जो जो लॉ याद आता जा रहा है, जहन में आता जा रहा है, उसको लिखते जा रहे हैं। अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स सेंसिबल लीगल सिस्टम दैट एनकरेज ग्रोथ इन मार्केट प्लेस। लीगल एनवायरनमेंट का बिजनेस से क्या ताल्लुक है? बिजनेस लॉ से तंग होता है। मुझे अगर यहाँ पे कॉलेज चलाना है तो मुझे कम से कम को 17 अलग अलग लॉज देखने होंगे, इंक्लूडिंग द लॉ कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट बाहर बाइक खड़ी करते हुए वहाँ एक गवर्नमेंट ने एक छोटा सा पौधा अगर लगाया हुआ और उसके 2 पत्ते तोड़ देता है तो ये भी एक ऑफेंस है जिसकी मुझे जुर्माना भरना है।
मेरे कॉलेज के बाहर अगर कोई बोर्ड लगा हुआ और बोर्ड एक खास लेवल से ज़्यादा डिस्प्ले कर रहा है और इससे किसी गुजरते हुए इंसान को तकलीफ़ पहुंची या उसके जज्बात मजरूह हुए तो वो शिकायत कर सकता है और मुझे उसके ऊपर जुर्माना पेनल्टी पड़ सकती है। मेरी बिल्डिंग एक खास लेवल से बड़ी हुई हो तो उस पर जुर्माना हो सकता है। मेरी बिल्डिंग में खास लेवल से ज़्यादा लोग आ जाएँ तो जुर्माना हो सकता है। एक कमरे में खास लेवल से ज़्यादा बच्चे बैठ जाएँ तो जुर्माना हो सकता है। मतलब जुर्माना ही जुर्माना। मतलब वो कह रहे हैं आपने बिज़नेस शुरू क्यों किया? LDA के अलग कानून, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के अलग कानून, फलाना के अलग, ये वो, हम अगर बैनर लगा दें तो उस पर जुर्माना। अपने कॉलेज के प्रेमिसेस बाहर हमने बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लाइट लगा के वो कहते हैं कि जी ये जो भी होर्डिंग्स और वो सारा ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो आप बाकायदा हमसे उस चीज़ के पैसे दे के हमसे वो लें। आप अपने कॉलेज, हमने कहा कॉलेज के अंदर तो वो बोर्ड इस तरह से करके लगाया है कि बोर्ड से एक रॉड बाहर करके ऐसे दिखाया है कि साफ नज़र आए कि बोर्ड इज़ इनसाइड द प्रेमिसेस एंड दैट वो आयरन रॉड इज़ आउटसाइड द प्रेमिसेस, कि नज़र आए कि उस रॉड ने उसको अंदर की तरफ धक्का दिया हुआ है ताकि वो अगर वो आधा इंच भी बाहर निकल आता है ना तो बस फिर हमारी खैर नहीं है, वो उतार देना उन्होंने। तो बहुत सारे तो बिजनेस तंग होते हैं। तो लॉ बनाने वालों को ये जहन में रखना है कि लॉ का मकसद रेगुलेट करना है, लोगों की हिफाजत है, लेकिन लॉ इतने तकलीफ दे ना हो कि लोग बिजनेस करना बंद कर दें। क्यों आज भी कंप्रेसर एसीओं के सारे इंपोर्ट होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान नहीं है। लोग कहते हैं आसान है, बाहर से इंपोर्ट करो, उसमें ऐसे करके उसका खोखा लगा के और बेच दो। तो सब के सब इंपोर्ट करते हैं और अक्सर तो एक ही जगह से करते हैं और खोखा चेंज करके लगा देते हैं, एक आध फीचर अपना लोकल ऐड कर देते हैं और जनाब वो चल जाता है। इतना पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है एसी की, लेकिन कोई कंप्रेसर बनाने वाली फैक्ट्री नहीं लगाता। कोई एक भी कंप्रेसर बनाने वाली फैक्ट्री लगा ले तो पूरा पाकिस्तान उसका कस्टमर है। पाकिस्तान छोड़ें, सारी एसी बनाने वाली कंपनी उसकी कस्टमर है। लेकिन 15,000 तरह के लॉ देखने पड़ेंगे, 15 तरह की परमिशन लेनी पड़ेगी, 6 तरह के मिनिस्टर से निमटना पड़ेगा, 7 तरह के सेक्रेटरियों से बात करनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी तरह के लोगों को पैसे खिलाने पड़ेंगे, पता नहीं कितनी जगह कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और वो सारा कुछ करते करते आपका कंपेटर आपसे बहुत आगे चला जाएगा। तो तंग आके आप कहते हैं ठीक है यार इंपोर्ट की तो चीज़ें अलाउड है ना गवर्नमेंट की तरफ से, बस ठीक है पैसा लगाओ, इंपोर्ट आए दे देंगे। हम क्यों सोचें कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नहीं हो रही? जब लोग ख़रीद रहे हैं तो बेची जाओ। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस को ईज़ चाहिए। तो फिर जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। दुबई अचानक से कहाँ क्यों पहुँच गया? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। चीज़ें आसान है, वहाँ से पैसा निकालना आसान है, वहाँ के टैक्स के लॉ आसान है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लॉ आसान है, या अगर उनमें सख्ती भी है तो एक बड़े रेगुलेटेड वे में है और वो बड़े डिसेंट तरीके से लोगों को उनका हक देते हैं। तो लोग फिर ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में बाहर से आके गोरा सोचे भी कि मैं अगर कोई गमती लगा लूँ तो वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो फिर उस तरफ नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बड़े बिजनेस के लिए नहीं है, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए बहुत आसान है। आप आज एक खोखा शुरू कर लो और जनाब कोई आके आपको कहेगा, आप कहेंगे अच्छा यार तुम 500 रुपये ले जाया करना मेरे से हर हफ्ते, ख़त्म हो गया। कानून की तरफ देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इतना मुश्किल है कि कोई नया बिजनेस सोच भी नहीं सकता जेन्युइन तरीके से शुरू करने का। और आसान है तो इतना आसान है कि 500 रुपये हफ्ते में सारे लॉस कवर हो गए। वो 500 रुपये वाला बंदा किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये खुद ही देता फिरेगा। आपके सारे कानून सीधे, कानून फॉलो नहीं करो। जिसने फॉलो करना है उसके लिए तकलीफ़ है और जिसने पैसे देने हैं वो ईजी है। अब ये मैं बैठ के सोच रहा हूँ ना कि बोर्ड इतना अंदर हो और ऐसे हो और वैसे हो, यही मैं 10,000 रुपये खिला के बैठा हुआ हूँ, मैं चाहे 4 फुट बाहर करके बोर्ड लगा दूँ। किसने आके देखना है? गवर्नमेंट के बंदे ने कि गलत हो रहा है, उसको तो मैं पैसे खिला के बैठा हुआ हूँ, तो उसने मेन गवर्नमेंट को जाके शिकायत थोड़ी करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी गंदी रियलिटी है हमारी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2003 का उन्होंने रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि जी ये इसमें बिजनेसेस को जो है उन्होंने 190 इकॉनमीज़ के हिसाब से रैंक किया और वो देखते हैं कि कौन कौन से मुल्क जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छे हैं। तो 10 पैरामीटर्स इन्होंने बताए, 10 इंडिकेटर्स जिसकी बेस पे रैंकिंग इशू होती है। बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड कानून, क्रेडिट से रिलेटेड लोन किस तरह से मिलेगा, कंस्ट्रक्शन परमिट के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी लेने के हवाले से इलेक्ट्रिसिटी लेना, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ें, गैस का नया मीटर, आप शदीद ताल्लुकात मौजूद हों, बहुत पैसा मौजूद हो, बहुत आप कानून को फॉलो करते हो, आपको 2 साल से पहले नहीं मिलता। इतने मसले हैं। अब एक बिज़नेस जिसने चलना ही गैस पे, वो तो सोचेगा कि मैं तो हो ही नहीं सकता, रजिस्टर ही नहीं हो सकता। वो फिर क्या करेगा? साथ वाले घर के
पाइप में अपना पाइप डालेगा और उनसे कहेगा जी आप जो है वो आपका सारा बिल मैं दे दूंगा, उनका टोटल आना था 500-600 रुपये, उसने कहा जी गैस हम इस्तेमाल कर लेंगे, आपका सारा बिल हम दे देंगे। और गवर्नमेंट भी नहीं सोचेगी कि घर का बिल 1.5 लाख रुपए क्यों आ रहा है गैस का, क्योंकि वो तो अपने सिस्टमेटिक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट ये वो सारा ऑटो पे निकल जाएगा। प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के कानून, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के कानून, इंसॉल्वेंसी के मसले आए तो उनको कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कैसे होंगे, अक्रॉस बॉर्डर्स दूसरे मुल्कों के साथ कैसे ट्रेडिंग होगी, और टैक्सेस वगैरह। ये 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे अच्छी कानून साजी, रिलैक्स कानून साजी आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे देती है, फिर आप खुशी से बिजनेस करते हैं। डन। अब हम आते हैं सोशल साइड पे। अगेन बिजनेस को असल में जो चीज़ देखनी चाहिए ना वो सोशल है। लीगल के भी हल हैं, या आप बहुत ही एथिकल हो जाओ या आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा लो। इसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं ग्रीस मनी, वो पैसे जो ग्रीस का काम करते हैं। ग्रीस ऑयलिंग है जो कि किसी भी मशीन के पुर्जे तेज़ कर देती है। तो वो कहते हैं कि जो आप पैसे देते हैं गवर्नमेंट के लोगों को, इससे आपके प्रोसेस तेज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं जी प्रोसेस को हमने पहिए लगा दिए, प्रोसेस को रुपया लगा दिया, कायदे आज़म लगा दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों ने लीगल का, बिजनेसेस तो सारे एथिकल नहीं होते, बिजनेसेस ने देखा है कि या तो हम बहुत एथिकल बन जाएं या हम बहुत ही अनएथिकल बन जाएं, दोनों सूरतों से लॉ वाला मसला उनका हल हो जाता है। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि लोग, अगर आप लोगों को नहीं समझ सके तो आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। आपकी सोसाइटी कैसी है, वो कल्चर कैसा है, लोगों की सोशल नीड्स क्या हैं, लोगों के ट्रेंड्स क्या हैं, लोगों के लाइफस्टाइल क्या हैं, किस एज के लोगों की क्या ख्वाहिश है, किस जेंडर के लोगों को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कौन से लोगों को किस तरह से आपने डील करना है। तो एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स, लाइफस्टाइल ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की परचेजिंग पैटर्न को। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि घरों में से शॉपिंग करने कौन आता है, घर की पूरे महीने की ग्रॉसरी एक दफ़ा ख़रीदी जाती है या 5-5 दिन के फासले पर ख़रीदी जाती है, छोटे बच्चों के पास पैसे होते हैं या नहीं होते, लोग किन चीज़ों पे पैसा खर्चते हैं किन पे नहीं खर्चते, लोगों के लिए लाइफस्टाइल के ऊपर पैसा खर्चना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। क्या प्रोपोर्शन होगी, किस तरह से होगी, वो चेंज होगी पॉपुलेशन की तो डिफरेंट तो होगा। बिजनेस मैनेजर्स जो है वेल वर्स्ड होने चाहिए कि आपकी सोशल एनवायरनमेंट क्या है, उन्हें पता होना चाहिए सोशल फैक्टर्स के, लोगों की हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस क्या हैं। उनको कल्चरल फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए कि लोगों की रवायात क्या हैं, यहाँ मज़हब कौन से चलते हैं, यहाँ पे लोगों के तहज़ीब व तमद्दुन क्या है, ये चीज़ें पता हो। डेमोग्राफिक फैक्टर पता हो, आपको पता हो कि कितनी पॉपुलेशन है, इसमें बड़े कितने हैं, इसमें छोटे कितने हैं। तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन के फीचर्स, एज, एरिया और जेंडर, रेस, ये सारी चीज़ें आपके डेमोग्राफिक फैक्टर में आ जाएंगी। सोशल फैक्टर में आ जाएंगी लोगों के हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज़, प्रेफरेंस, उनके सोचने का नज़रिया। कल्चरल फैक्टर में आ जाएगा कि कौन सा मुल्क है, कौन सा रिलीजन है, किस किस्म का वहाँ पे कल्चर अडॉप्ट हुआ हुआ है, शादियों पे किस किस्म के त्यौहार हैं, मरने पे किस किस्म के त्यौहार हैं, ये सारा हमारे कल्चर में आ जाता है। तो कल्चरल, सोशल, डेमोग्राफिक, ये 3 तरह के फैक्टर्स हैं जिन पे आपने काम करना होता है। कुछ सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स की एग्जांपल दी उन्होंने, आउटिंग एंड डाइनिंग आउट हैबिट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन। एक खास जोन के लोग हमेशा बाहर निकल के खाना खाते होंगे, एक खास जोन के गांव में लोग ज़्यादातर घर का खाना खाएंगे, शहरों में लोग ज़्यादातर बाहर का खाना भी खा रहे होंगे। शहरों में भी अलग अलग इलाके होंगे, कुछ इलाके के लोग देसी होंगे, कुछ इलाके के लोग जो है वो बिल्कुल भी घर का खाना पसंद नहीं करते होंगे। सोशल मीडिया की एडिक्शन हर जगह अलग अलग हो सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इंटरेस्टेड एंड कंसर्न विद देयर लुक्स व्हेन अटेंडिंग सोशल गैदरिंग। अब सोशल गैदरिंग को अटेंड करते हुए लोग कितना ज़्यादा अपने बनाव श्रृंगार पे खर्च करते हैं, आपको पता होना चाहिए। हेल्थ और वेट के बारे में लोग कितने कॉन्शियस हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखें, एक ख़ास एज के लोगों को वो ख़ास टारगेट करते हैं कि जी आपको तो कैलोरी ज़ीरो होनी चाहिए, आपको तो चाय उस तरह की पीनी चाहिए, आपको तो वो वाली मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए, आपका तो ये वाला काम होना चाहिए। तो अगेन अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं और उनको अलग अलग तरीके से डील करते हैं। इसमें अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया और हल्की हल्की सी डिस्कशन की। एटीट्यूड और लाइफस्टाइल और एटीट्यूड बार बार बदल रहे होते हैं और आपने जो है वो ये जो लाइफस्टाइल और एटीट्यूड है इसको देखना होता है, इसके हिसाब से सोचना होता है। फॉर एग्जांपल लोगों में अचानक से ट्रेंड आ जाए कि कारपेट होने चाहिए घर में,
तो अचानक से जनाब हर घर वाला अपने लिए कारपेट खरीद रहा होगा और कारपेट की दुकानें जनाब ज़बरदस्त चल पड़ेंगी। और अचानक से एक ट्रेंड आएगा कि नहीं जी, जो फर्श है इतना खूबसूरत होता है, उसको कारपेट ढक के क्यों ख़राब करना, और कारपेट से तो स्मेल भी आती है और उस समेत फर्श धोया नहीं जा सकता, सफाई के मसले हैं, उस तरह के मसले हैं। फिर साइनस के प्रॉब्लम वालों को कि अगर वो नीचे एक गद्दे पे सो रहे हैं तो उनको तकलीफ़ होगी और वो फिर डर्टी रहेगा, तो एकदम से कल्चर चेंज हो जाता है, वो प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। कल्चर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, कल्चर को समझना ज़रूरी है। कि पाकिस्तान में चंद एग्जांपल दिए हैं कि मोर फोकस ऑन फैमिली वैल्यूज़ और जॉइंट फैमिली जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। यूरोप में जो रह रहे हैं वो जॉइंट फैमिली नहीं, वो सिंगल लिविंग और उस तरह की कल्चर को, यहाँ जॉइंट फैमिली हमारे लिए। टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान में बेटर करेगी यूएस के बजाय, क्योंकि यूएस वाले कॉफ़ी पसंद करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में आपको पिज़्ज़े के ये फ्लेवर भी मिलेंगे, तिक्का पिज़्ज़ा, बलोची पिज़्ज़ा, सीख कबाब पिज़्ज़ा। तो अगेन मतलब बिजनेस ने देखा कि यहाँ पे लोगों की क्या हुआ है, तो इंटरनेशनल कंपनी आके पाकिस्तान में जो है वो मलाई बोटी पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें देना शुरू कर देंगे। उन्होंने कल्चर को अडॉप्ट किया है, नहीं अडॉप्ट करेंगे बिजनेस नहीं कर सकेंगे। सोशल कल्चर रिस्पॉन्सिवनेस, लोग कितने रिस्पॉन्सिव हैं, लोग किस तरह से वो करते हैं, लोगों का काम को लेके, वेल्थ को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके उनके क्या एटीट्यूड्स हैं। वैल्यूज़ और एथिक्स, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, यू मस्ट नो के पाकिस्तानियों के एथिक्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। अगर आपको सही से समझ आ जाए पाकिस्तान में बिजनेस करते हुए, तो आप किसी भी बंदे की बात पे भरोसा नहीं करेंगे, आप हर बंदे से पहले एडवांस पकड़ेंगे फिर काम करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई काम करवा रहे हैं, हम बिल्डिंग में कोई काम करवाएं, तो मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर एक बंदे से आप काम करवा रहे हैं तो उसका काम पूरा होने से पहले पैसे उसके पास होने चाहिए, बीइंग अ गुड एम्प्लॉयर या बीइंग अ गुड पर्सन। बट हमें रोकने पड़ते हैं पैसे, क्योंकि जिधर पैसे दे दिए उसने भाग जाना है। फिर उसके बाद उसका कभी दादा फौत होगा, कभी ताया फौत होगा, कभी फुफड़ फौत होगा, और वो महीने तक जो है वो हमें तंग करता रहेगा। तो अगेन यू मस्ट नो कि लोगों की इंटेग्रिटीज़ क्या है, लोगों की ट्रुथफुलनेस क्या है। और ऐसे में यहाँ पे जो है वो फिर आप उसके मुताबिक, मतलब फॉर एग्जांपल बच्चे आके एडमिशन करा के कहते हैं ये जी हमारा अर्ली एनरोलमेंट का 200 वो 2000 रुपया, उसके बाद फिर फॉर्म फिल करवाते हैं। उन्हें पता है कि ये कॉलेज वाले बाद में मुकर जाते हैं, ये कहते हैं नहीं उस वक्त तो ये बात हुई थी, उस वक्त तो ऐसे हुआ था, उस वक्त तो ऐसे हुआ था। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे इस तरह का एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो वी कंसिडर कि हम अर्ली एनरोलमेंट के वक्त ही एक पूरा फॉर्म फिल करवा लें, ताकि बाद में ये ना हो कि मैंने तो ये कहा था, आपने तो ये सुना था, मैंने तो वो वाला पेपर कहा था, आपने तो उस वाले पेपर में एनरोल कर लिया। तो अगर हमें पता होगा लोगों के बिहेवियर्स का, तो हम ज़्यादा बेहतर बिजनेस कर सकेंगे। तो लोग लॉयल्टी में कितने हैं, फेयर कितने हैं, रिस्पॉन्सिबल कितने हैं, लोगों की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं, सच्चाई कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, हमारे माशरे में बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान, और मज़ीद इमरान खान ने और भी मशहूर कर दिया, चूँकि वो गवर्नमेंट में नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो उसने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान चोर और चुक्कों लटेरों से भरा हुआ है। फिर गवर्नमेंट में आता है तो फिर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो बेहतर कर रहा होता है कि दोबारा गवर्नमेंट से बाहर हो जाता है। तो बहरहाल जो है ना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं बिज़नेस के लिए समझना। फिर डेमोग्राफी, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। हम जिन लोगों को चीज़ बेच रहे हैं वो किस एज के लोग हैं हमें पता होना चाहिए, उनकी जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, उसमें मेल कितने, फीमेल कितने। मतलब एक टाइम था कि हम यहाँ सोच रहे थे कि क्या हम फीमेल्स के लिए प्रॉपर कॉमन रूम दे सकेंगे क्या प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास कैंपस में जो डूएबल रूम्स हैं, जो कमरे हैं, और उसके बाद जो कैंपस में एक स्टूडेंट्स का फ़्लो होता है, फिर मुख्तलिफ कैंटीन और ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या हम ख़वातीन के लिए 1-2 कमरे इस तरह से मुख्तस कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो कितने आते हैं, उसमें ख़वातीन की पॉपुलेशन कितनी है, फिर उन ख़वातीन की पॉपुलेशन में से ऑनलाइन एडमिशन्स कितने हैं। तो पता ये लगे कि कैंपस में जनाब 2000 बच्चों में हों 15 ख़वातीन, और आप कैंपस में जनाब हर तरफ आपने वो सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हों, हर तरफ आपने अरेंजमेंट किए हों कि जी ये इस तरह से कॉमन रूम बना हुआ है, ये इस तरह से, ये रूम इस तरह से मुख्तस हो गया, ये इनका स्टडी एरिया है, ये फ़लाना फ़लाना फ़लाना। आप जो है वो अपने सारे रिसोर्सों को कट करके उस पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो जो पॉपुलेशन बहुत ही कम हो, और जो कि शायद आप उसको ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर दें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हो जाए। तो इवन यहाँ तक हम ये डिसीजन मेकिंग कर रहे थे कि क्या हमारा ये कैंपस जो कि अभी टूटे बजे हालत, मतलब मार्च एंड पे क्लासेस होनी थी, तो हम इस वक्त ये सोच रहे थे कि जो इस वक्त हम क्लासें कराएं क्या हम उसमें ख़वातीन को इन्वाइट भी करें या ना करें। चूँकि इस वक्त हमने थोड़ा सा काम रोक दिया, वरना कुछ अरसे पहले यहाँ पे तोड़ फोड़ ये वो जगह जगह ये सारे काम हो रहे थे, आपके अपने सामने ही कमरों के अंदर मूवमेंट और वो सारा कुछ जो है ना, अब ये इस वक्त इंतहाई देसी अरेंजमेंट हुआ हुआ है कि एक टीवी को उठा के मेज़ पे रख दिया और इतने कॉर्नर पे रखा हुआ है। ओए हो यार, लाखों रुपए की स्क्रीन जो है ना, इसको थोड़ा पीछे कर देना चाहिए। खैर ये आपने मेरा फीडबैक मैनेजमेंट को पहुँचा देना है। वो देखें पाँव भी इसका ना ये इस तरह दराड़ के करीब है। तो खैर
कहने का मतलब है कि इस वक्त एक इनडिसेंट एनवायरनमेंट चल रहा है, तो हमें ये देखना था कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनके क्या डायनेमिक्स हैं। फिर जब हमने एडमिशन्स करने हैं, अब एडमिशन्स की जनाब हम देख रहे हैं तो ग्रुप बी में धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं, ग्रुप ए में एडमिशन स्लो हैं। अब उसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है, क्या हम पसंद नहीं है। मज़े की बात है, हमारे जो मेन ब्रांडेड पेपर हैं ग्रुप ए में, ब्रांडेड इसलिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो लेकिन वहाँ किसने आना है, पीआरसी करके लोगों ने आना है। पीआरसी के तो इम्तिहान ही नहीं हुए अभी, फरवरी के 20 के आसपास 25 के आसपास हो रहे होंगे, फिर मार्च में आ रहे होंगे। ये फरवरी से फारिग होने वाले, मार्च से फारिग होने वाले, ये ग्रुप ए में आएंगे। हाँ, ग्रुप बी में अगर लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं, एनरोल करवा रहे हैं, तो आपको समझना होगा आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के स्टैट्स क्या हैं, पॉपुलेशन की एज क्या है, पॉपुलेशन की रेस क्या है, पॉपुलेशन क्या वो करते हैं। इवन यहाँ तक पता होना चाहिए कि लाहौर के बाहर के कितने और लाहौर के कितने हैं। इससे बड़ी सारी डिसीजन मेकिंग होती है, बहुत सारी। मतलब फॉर एग्जांपल ईद के करीब छुट्टियां जब अनाउंस करनी होती हैं तो एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये होती है कि लाहौर के बाहर के कितने बच्चे हैं। चूँकि क्या होता है, ईद से 5-6 दिन पहले से ही आपको बस मिलना बंद हो जाती है, तो बच्चों को फिर ईद से 6-6 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। फिर वो क्लास में कहते हैं कि सर वो ईद करीब है, तो टीचर कहते हैं ईद कहाँ करीब है, ईद की 3 छुट्टियाँ होती हैं। तो फिर आपको ये समझना ज़रूरी है कि 80% लोग आपकी क्लासों में वो बैठे हुए हैं जो कि दूसरे शहर से आए हुए हैं, और वो अगर ईद पे नहीं जा सकेंगे तो वो पढ़ भी नहीं सकेंगे सही से, और उन्हें बहरहाल चले जाना है। आप छुट्टियां नहीं भी दोगे तो वो बेचारे रोकेंगे थोड़ी, उन्हें तो घर जाना ही जाना है। तो पता लगेगा कि आप क्लास में थोड़े से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे और जी बाकी बच्चे तो ईद की छुट्टियों में चले गए, और जब वो आएंगे तो आपको फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो एक ही दफ़ा दिमाग इस्तेमाल करके एक दफ़ा कह दो अच्छा भाई 8 दिन की छुट्टी, जाओ तसल्ली से, लेकिन फिर आना ज़रूर। बच्चे जाते हैं फिर आना भी भूल जाते हैं, तो तसल्ली से ही आ रहे होते हैं। तो ये डेमोग्राफी समझनी होगी, एज ग्रुप्स कौन से हैं, कौन से एज ग्रुप्स को वो कर रहे हैं। कभी मौका मिले ना तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन है कि 2000 से बाद में जो पैदा हुए वो किस किस्म के लोग हैं, जो पहले के लोग हैं। फिर एक पुराने ज़माने में बहुत मेहनती तबका होता था, फिर एक हमारा ज़माना आया थोड़ा सा मेहनती, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला, फिर आपका ज़माना आया सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला, मेहनत पास से भी नहीं गुजरती। तो इनके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, अपनी अपनी वो मैयर्स हैं। हमारे ज़माने की प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती थी। हमारे ज़माने में क्रिकेट के स्पोर्ट्स क्लब होते थे, मुख्तलिफ इस तरह से वो लोगों को बुलाते थे, लोग पैसे देते थे, सारा कुछ है। आज लोग पबजी के वो ख़रीदेंगे, क्या होते हैं वो करेंसी होती है कोई ख़ास, यूसीज़, तो वो जी वो यूसीज़ खरीदेंगे, रोबक्स खरीदेंगे, मतलब लेयर पे खर्च करेंगे। वो अपने बस बिस्तर में लेटे लेटे ही जो है दुनिया से कनेक्टेड रहेंगे। तो आज के दौर के जो लोग हैं, जब उनकी ज़्यादातर टाइम मोबाइल पे गुजर रहा है, तो मेरा कॉलेज जो मर्ज़ी फिज़िकल जितना मर्ज़ी खूबसूरत बना हुआ हो, अगर फेसबुक पे मेरा पेज नहीं है तो फिर फारेगा। वो कहेंगे ओह लो, एक कॉलेज जिसका फेसबुक पे पेज नहीं है वो क्या कर रहा है दुनिया में, मतलब उसको दुनिया से ही निकाल देना चाहिए। तो अगेन फिर आपको क्या होगा, आपको सोशली लोगों को रीच करना पड़ेगा। हमें जितना अपने कैंपस में काम करना पड़ता है, जितना अपने स्टूडेंट्स को हम सादा मैसेज करते हैं, उससे ज़्यादा हमें फेसबुक पे एक्टिविटी करनी पड़ती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप हैं। अब जो बच्चे हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, अब वो ज़्यादा टाइम क्लास में नहीं गुजारते, ज़्यादा टाइम घर में नहीं गुजारते, ज़्यादा टाइम एक वर्चुअल दुनिया में गुजारते हैं। तो जब यूज़र्स एक वर्चुअल दुनिया में है तो वाई नॉट के बिजनेस उस वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाए। जो लोग घर से, पुराने दौर के लोग जो है वो मतलब शॉपिंग करनी है, चलो जी घर से निकलेंगे और निकल के जो है वो 10-12 दुकानें फिरेंगे, चीज़ ले लेंगे। आज के दौर में शॉपिंग कैसे होगी? मोबाइल पे, अच्छा कौन सा ब्रांड क्या है, ये किस तरह से, और बैठे बैठे ऑर्डर हो जाएगा। तो जब लोग सुस्त आ गए हैं, लोग थके हुए आ गए हैं, लोग एंड्रॉयड वाले आ गए हैं, तो बिज़नेस अगर नहीं समझेगा कि एक खूबसूरत दुकान से ज़्यादा ज़रूरी है एक गूगल बिज़नेस अकाउंट, एक व्हाट्सएप का एक ऐसा मैसेंजर जिसके ऊपर आप बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करें। आप अपना फ़ोन उठा के रिस्पॉन्ड करें या ना करें, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस भी हैं वो चाहे रात 3 बजे भी आए, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि यूज़र तो अपने हिसाब से जागा है ना भाई। ये तो फिर प्रोडक्ट्स हैं कॉलेजेस में, 2:30 बजे एक बच्चा मैसेज करता है व्हाट्सएप में, एक सवाल कर दियो, ठीक है सही है, 3:30 बजे क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है कि इसका जवाब नहीं आया अभी तक कि मतलब मैंने पूछ लिया सवाल तो मुझे क्यों नहीं एंटरटेन किया जा रहा। मतलब अब वो उसके लिए बड़ा कैजुअल है, वो घर में बैठा है, उसका मूड बना ही रहा 1:30 बजे पढ़ने का। तो वो उस वक्त जब पहुंचा है तो वो पता लगा है कि जी वो तो ये वाला मसला है, वो जनाब उसके बाद मैसेज कर रहा है कि अच्छा जी ये वाली चीज़ क्या है, इसका टेस्ट कहाँ पे है, और उसको रिस्पॉन्ड ना मिले। तो अब आज के दौर में हमें समझना होगा कि हमने कौन से एज ग्रुप से डील करना है। टीचर्स बड़े डिसेंट हुआ करते थे,
बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होते थे, बड़े उनका एक अदब आकार वो होता था। अब आज के दौर में टीचर को जुगते मारनी पड़ रही हैं बच्चों को, व्हाट्सएप पे स्टिकर भेजने पड़ रहे हैं, वरना वो कहें ये क्या फजूल सा टीचर, इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करो फीका सा जवाब आ जाता है, हाँ बेटा ये ऐसे ही ऐसे। टीचर को आगे से 2 स्टिकर दे, कोई आगे बच्चे को जुगत मारे, 4 बच्चे उस पर हा का रिएक्ट करें तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। तो जब ट्रेंड चेंज हो गए हैं तो फिर बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है। अब मतलब हम लोगों ने एक पोस्ट लगाई कि ठीक है जी वो 3 सब्जेक्ट का हम एक पेपर डिस्कशन का ये सेशन रखेंगे, उससे इतना रीच नहीं मिली जितना हमने उसके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और बच्चों से कहा जी इसे ज्वाइन करें, बच्चे जनाब धड़ाधड़ क्लिक कर करके उसे ज्वाइन करी जा रहे हैं, वहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं, वहाँ से रीच मिल रही है। फेसबुक पे जो मर्जी बता दो, कॉलेज में जो मर्जी लिख के लगा दो, सीना बसीना जो मर्जी लगा दो। तो ये आपको समझना होगा कि लोगों के क्या प्रेफरेंसेस हैं, लोग किस एज ग्रुप के हैं। तो ये कभी पढ़िएगा, बड़ी मज़े की बात है। एथनिसिटी और नेशनलिटी, कौन से जोन के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कौन से मुल्कों के लोगों को कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। पाकिस्तान में एक होटल रूम की एडवर्टाइजमेंट जिसमें शराब की बोतल रखी हुई एक्सेप्टेबल नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक ऐसा नेकलेस जिसमें एक क्रॉस बना हुआ है वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा पसंद किया जाएगा, लेकिन अगर आप उसी तरह का ऐड किसी मुस्लिम को देने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लोगों की अपनी वो क्या है, एथनिसिटी क्या है, उनका अपना रिलीजन क्या है, उनकी अपनी लोकेशन क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, उनकी किस किस्म की सकाफत है। एजिंग पॉपुलेशन दुनिया का बहुत बड़ा मसला, पता नहीं पहले आप लोगों से डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा और छोटी उम्र के लोग कम। एक ख़ास टाइम तक दुनिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता था। अगर मैं अपने से ऊपर वाले जनरेशन को देखूं तो 13 बहन भाई, 8-9 बहन भाई, इतने ज़्यादा, मतलब उस वक्त बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता था। और वो लोग मजबूत खुराकें, तगड़े, खेल कूद, जिस्म एक्टिव, चलने फिरने वाले। तो वो लोग जो ऊपर से ऊपर की नस्ल वाले हैं वो मरे भी कोई 90-95 की एजेस में है। जो उनसे अगली नस्ल है वो 70 के आसपास मरना शुरू हो गए। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, मतलब मेरे नाना के इंतकाल के 1 हफ़्ते बाद खाला का इंतकाल हुआ। खाला 70 के आसपास और नाना 96-97 के आसपास। तो वो वाली नस्ल 90+ जा रही थी। इससे नीचे वाली नस्ल, अब मेरे जितने भी मेरे से ऊपर वाली जो नस्ल है वो 70 के आसपास उनकी डेथ हुई है। मेरे फादर की 72 की एज में डेथ हुई है। तो वो वाली जनरेशन अब उस तरह से, अब हमारी वाली जनरेशन हम 50 में मर जाएंगे, ठीक है, अगर नेचुरली हम बात करें। तो ओवरऑल चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। तो ये समझना ज़रूरी होगा कि कौन सी एज है, किस तरह के लोग हैं, उनका क्या ट्रेंड है। तो अब हो क्या रहा है, पुराने ज़माने में बर्थ रेट था ज़्यादा और डेथ रेट था कम। आज के दौर में बर्थ रेट है कम, डेथ रेट है ज़्यादा। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, लोगों को बीमारियां, अलग अलग तरह के ट्यूमर्स, अलग अलग तरह के वायरस, जिस्म इतने मजबूत हैं नहीं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी है नहीं। तो रिज़ल्ट क्या निकला, छोटे लोग कम, बड़े लोग, वो पैदा ज़्यादा हुए थे मर भी नहीं रहे, ये पैदा ही कम होते थे और मर भी जाते हैं। तो एट एनी गिवन टाइम ये एजिंग पॉपुलेशन एक मसला है। दुनिया में इस वक्त बड़े ज़्यादा हैं, दुनिया में इस वक्त 30 से लेकर 50 की एज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन्होंने अचानक मर जाना है सब ने, और दुनिया खाली हुई हुई होगी अचानक से। मतलब ये सारे जॉब करने वाले, अचानक से बिज़नेस करने वाले ये चले जाएंगे और आप यंगस्टर्स के हाथों में दुनिया आ जाएगी। और आप लोग फिर टिकटॉक, यूट्यूब और ये आप इस तरह के बिज़नेस शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मेहनत वाले बिज़नेस तो आपसे होने नहीं है। आप तो कहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो बस मैं मोबाइल पे 4-5 अंगूठे मारूं और वो बिज़नेस चल जाए। तो ये अब चीज़ ज़रूरी है कि एजिंग पॉपुलेशन, बिज़नेस समझता है इस चीज़ को। तो बॉलीवुड की मूवी तब कामयाब होगी जब उसमें मेरे ज़माने के हीरोज़ आएंगे, क्योंकि ज़्यादा जो देखने वाले हैं सिनेमा जाके वो मेरी एज के लोग हैं। आपकी एज के लोगों के पास पैसा नहीं है, मेरी एज के पास पैसा भी है और तादाद में भी ज़्यादा है। तो मतलब मेरे ज़माने के हीरोज़ होंगे, मूवी चलेगी। आपके ज़माने का हीरो आएगा, मूवी चलेगी नहीं, पिट जाएगी। चलो बॉलीवुड है, पाकिस्तानी उसमें देख लें, अभी तक शान की फिल्में आ रही हैं। वो अभी तक, ये आप ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, वो हुमायूं सईद जनाब अभी तक हीरो बन के आता है। मैं बचपन से उसे हीरो देखता आ रहा हूँ, तो वो मतलब अभी तक हीरो है, ठीक है। फैसल कुरैशी, वो ऐसा को रगड़ रगड़ के शेवें कर करके हर दफ़ा बिल्कुल पता नहीं एक्स्ट्रा से वो जो है ना कोई शायद स्किन चेंज करा के और दोबारा से इतना फ्रेश हीरो बन के जनाब 18-19 साल का लड़का बन के हीरो आ जाता है। तो अगेन
ये करेक्टर्स हमारी एज के लोग पसंद करते हैं। तो आपकी एज के लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन आपसे तो व्यूवरशिप मिल ही नहीं रही और आप तो टीवी देख ही नहीं रहे, आप तो मोबाइल पे हैं। तो टीवी मेरे जैसे लोगों ने देखना ना, बाबू ने देखना है, अधेड़ उम्र लोगों ने देखना है। तो अच्छा चलो अंग्रेज़ तो डिफरेंट होंगे, वो एक्सपेंडेबल वाले बाबे सारे, ये मेरे ज़माने के तो हीरो हैं सारे, अपने अपने ज़माने के टॉप हीरोज़ हैं। आज भी मतलब मूवी हिट करानी है तो रॉक को डाल दो बीच में, मूवी हिट करानी है वो जनाब बिल्कुल मरने वाला हो रहा है हीरो, उसको उठा के जनाब आप वो कर देंगे कि जी ये हीरो होगा। चलें वो और बात है। करेक्टर्स मेरे ज़माने के, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, आपके ज़माने ने सिर्फ डोरेमोन दिया दुनिया को। हाँ मौला जेट हमारे ज़माने का दोबारा आता है, हिट हो जाता है, ठीक है। हमारे ज़माने में वो गंडासे लड़ाई झगड़े वाली फिल्में वो इस वक्त अभी दोबारा से। क्यों? एजिंग पॉपुलेशन। आप समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा कि उन्हें नई फिल्में बनानी नहीं आती, इसलिए कि उनका ऑडियंस, उन्हें पता है कि बिजनेस कहाँ से आएगा, वो उसको वो करेंगे। तो वो उनके जो मॉडल्स भी होंगे वो ज़्यादा एज के होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा एज वाले लोग जो है वो दुनिया में ज़्यादा हैं, जो बड़ी एज वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये एक बम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी, ये एक टाइम बम है जो एक टाइम पे अचानक से फट जाएगा और दुनिया में सारे बच्चे अकेले रह जाएंगे और वो सोचेंगे कि हमें तो मेहनत करनी नहीं आती, उन्होंने तो कभी वो कुल्हाड़ा उठाया ही नहीं दरख्त काटने के लिए, तो फिर दरख्त तो वो एंड्रॉयड की किसी मशीन से कटा करेंगे। या लोग कहेंगे दरख्त काटने की ज़रूरत क्या है, काट के उसमें से कागज़ निकालना था, सॉफ्ट में हो रहा है सारा कुछ, काट के उसमें से लकड़ी निकालनी थी, कोई बात नहीं प्लास्टिक यूज़ कर लेंगे। तो वो ट्रेंड्स वो चेंज हो जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी डेमोग्राफिक चेंज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिर कोशिश करती है थोड़ा सा चीज़ों को रेगुलेट करने की, अपने मुल्क में किसी खास कल्चर बढ़ाने की या कम करने की। फॉर एग्जांपल वो कोशिश करेंगे कि एक मुल्क है जिसके बड़े मरने वाले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो अपने बच्चों पे बोझ नहीं डालना चाहते, तो वो हम गरीब मुल्कों से बंदे उठाएंगे, उनको कहेंगे आज हमारे वीज़े ओपन है, हम लोगों यहाँ के मेहनती लोग उठेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, उनके लोगों को काम करने की ज़रूरत ही, उनके बच्चों को घर बैठे बैठे अपने सारे अलाउंसेस, अपने सारे नेक्स्ट वो सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह मिल जाएंगी और ये देसी वहाँ जाके कमा रहे होंगे। देसियों को फ़ायदा ये होगा कि उनको डॉलर में आमदनी मिल जाएगी, अपना मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा, उनको फ़ायदा ये कि उनको काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उनको ये देखना होगा, वो कई दफ़ा उनको अपने मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ानी होती है। हम खुद गफील हैं, हमारी गवर्नमेंट सोचे ना सोचे हमारी आबादी बढ़ रही होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देख रही होती है। फिर ये माइग्रेटेड और इमाइग्रेंट पॉपुलेशन, इनकी बहुत बड़े मज़ेदार मजाक है। आपको पता है यूके में इस टाइम पे देसी फूड तकरीबन नंबर 2 पे आ चुकी हुई है। यानी अगर हम टॉप 10 रेस्टोरेंट्स की बात करें तो जो सेकंड बेस्ट रेस्टोरेंट होगा वो इंडियन रेस्टोरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब इतने लोग बुलाए दूसरे मुल्क से, वो रिप्रोड्यूस भी हुए, उन्होंने अपनी फैमिली इस्टेब्लिश की, वो वहाँ पे रहे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो जोन बनना शुरू हो गया। तो अब यूके का बिजनेसमैन भी सोचता है कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बनाऊँ जो इंडियन भी ख़रीद ले। तो उन मुल्कों में फिर ये डाइवर्सिटी बढ़ गई, वहाँ पे पॉपुलेशन की मिक्सिंग हो गई और ऐसे में अब वहाँ पे, और मज़े की बात है कि यहाँ का बिज़नेस भी वहाँ चल जाता है। एक बंदा वहाँ जाके चाय का बिज़नेस शुरू कर लेता है और कामयाब हो जाता है। तो हेल्थ को लेके अगेन लोग कॉन्शियस होते हैं। हेल्थ में हॉस्पिटल्स के बिज़नेस भी हैं, मेडिसिन कंपनीज़ के बिज़नेस भी हैं, और फिर कई दफ़ा हेल्थ हो या ना हो, हेल्थ कॉन्शियसनेस बड़ी ज़रूरी है। लोगों को बस डरा दिया जाए कि आपको हेल्थ पे काम करना होगा, उसके बाद आप उनको प्रोडक्ट्स बेची जाओ, वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स दो, ये सारा। वो लोग देसी खुराक नहीं खाएंगे, लेकिन आप उन्हें कहेंगे बस ये आपने सप्लीमेंट पी लेना है, वो कहेंगे हाँ ये चौकस काम हो गया, आराम से 200 रुपये पकड़ो, हम ये सप्लीमेंट पी लेंगे, बस हमने पराठा नहीं खाना। तो वो असल देसी चीज़ को छोड़ देंगे, विलायती चीज़ पे आ जाएंगे। तो बिज़नेस को अगर हम इखलाकी साइड पे कर दें तो बिज़नेस के लिए तो अच्छी बात है कि लोग पागल हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। लोगों को इतना खूबसूरत तरीके से ट्रेडमिल दिखाई जाएगी कि देखें ये ज़बरदस्त है, इस पर आप आएंगे और आपका वज़न कम होता चला जाएगा। लोग जज्बाती होकर ख़रीद लेंगे। 4 दिन के बाद उस पर तौलिया टंगा हुआ होगा, उस पर कपड़े सूख रहे होंगे। मतलब मैंने कभी बड़े से बड़े, अमीर से अमीर घर और गरीब से गरीब घर में भी अगर कभी मैंने वो ट्रेडमिल रखे देखी तो उस पर लाजमी कुछ सूखने के लिए रखा हुआ होता है, क्योंकि वो सिर्फ जगह घेर रही होती है, इस्तेमाल तो कोई कर नहीं रहा होता उसका, तो वो बेचारी इसी काम आ रही होती है। तो अगेन हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग तो बिज़नेस तो फ़ायदा उठाएगा। देन आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लोग ज़्यादा अमीर हैं तो आप उस तरफ सोचेंगे, ज़्यादा गरीब हैं तो उस तरफ। लोग ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे।
एजुकेशन, अगर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आप उस तरह की प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्यू मोबाइल एक ऐड देता है और वो एक सस्ते मोबाइल का ऐड देता है, तो वो फिर ऐड भी ऐसा होगा कि तेरा भाई जो है वो वहाँ गया और ये हंसाता है, रुलाता है, इसमें टार्च भी है और ये ऐसे करता है और ये बाजूका फ़ोन है और ये कमांडो फ़ोन है, उस क्लास को टारगेट करेंगे। तो वो ऐड सही है, हमें देख के अजीब से लगेंगे, लेकिन वो हम हैं ही नहीं उसका टारगेट। उन्होंने जिस क्लास को वो मोबाइल बेचना है वो उसे बेच देंगे और वो खुश होकर उस मोबाइल को उसके स्पीकर की वजह से ले लेंगे, उसके मेमोरी कार्ड की वजह से, बैटरी की वजह से। यस, अब वो कमांडो एक फ़ोन है क्यू मोबाइल का, वो चार्ज कर दो उसके बाद भूल जाओ, 15 दिन तो नॉर्मल निकाल लेता है बहुत एक्सेसिव यूज़ के साथ। इतना सा फ़ोन है, उसमें 4000 mAh डाल दी बैटरी, और एंड्रॉयड सिस्टम भी नहीं जो बैटरी ड्रेन करता है, सिमियंस, तो वो तो मतलब ख़त्म ही नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, अगर बेहतर है तो आप बिज़नेस करने का मज़ा आएगा, अगर बेहतर नहीं है तो आपको स्टाफ लूज़ होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं है तो लोग बिज़नेस करते हुए डरेंगे, पैसे जोड़ते हुए डरेंगे, पैसा खर्च करते हुए डरेंगे, फिज़िकल कैश को कम से कम मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी है एक बिज़नेस को, कि जिस जगह वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें कैसे हैं। ये ऐसी बातें हैं कि जिस पर जितनी मर्जी बातें करवा लें कम है, लेकिन हमारे पास वक्त भी कम है और ऊपर से इन चैप्टर्स की वेटेज भी कम है। तो इन चैप्टर्स को एक दफ़ा शौक़ से पढ़ लेना है, शौक़ से पढ़ लेना, मतलब ऐसा कि समझ लिया पेपर में अगर सवाल आए, ये इसमें मॉडल्स नहीं है, ऐसा नहीं कि फ़लाना मॉडल एक्सप्लेन करो फ़लाना इस तरह से, इसमें बस जनरल बातें हैं जो हमने सुनते जाना है, समझते जाना है, और वक्त पढ़ने पे हमने उस पर रिएक्ट करना है पेपर में। डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला जो है वो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।